Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start a new training session over AIAG CQI 8 layered process audits guidelines, and this is second edition of this particular standard. You are well aware of the with the AIAG and the CQI standards. If you are associated in the automotive field in any scale or any discipline. So, uh, AIAG stand for Automotive Industry Action Group, and the CQI uh, is continuous quality improvement. So, we are getting the reference of this CQI 8 and the AIAG from IATF 16949, the quality management system for automobile industry. And this particular standard CQI 8 is talked about the layered process audits guidelines. So this is very important terminology when we are working over the management system in any kind of discipline of the organization, uh, because it is like very difficult to tackle the complete management system with respect to the audit. We generally talking about like internal audits, but when we have a number of processes and different kind of levels is there in our company, it is very critical to manage the whole things with respect to audits at a single time. So this is very important standard uh, which helps uh, uh, the industry to govern the complete auditing of your system in a single metrics. So we are now start the training, and this is the first page of my training PPT. And here you see the details of the title of the standard name, and the AIAG, and my name, and my company logo, Edison Quality Registrar. So coming to the next page, total 10 pages is there in this training PPT, uh, in which 8 are uh, totally related with the CQI 8, and 2 pages are introductory with respect to our services and the company. ओके, सो जो फर्स्ट हम स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं, तो जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप है, ये डेडिकेटेड है, मतलब ऑटोमोटिव से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है जो वर्क कर रही है। सो लेकिन अगर आप किसी अदर डिसिप्लिन में भी वर्क कर रहे हो, आपकी कंपनी कोई और ऑटोमोटिव के अलावा वर्क कर रही है, किसी भी इंडस्ट्री में हो आप, तब भी ये स्टैंडर्ड आप अपने सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है अपने मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और जो ऑडिटिंग का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अ, आपके मैनेजमेंट सिस्टम की इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, केपीआईज को मीट करने के लिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, तो उन उस ऑडिट को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करना और एज अ सिंगल मैट्रिक्स आप कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हो, उसमें स्टैंडर्ड आपको पूरी तरह से हेल्प करता है उसके सिस्टम को तैयार करने के लिए। ठीक है, सो साथ ही साथ ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये ऑडिट की यहाँ पे बात होती है, हम यहाँ पे लेयर्ड प्रोसेसेस की बात करते हैं। लेयर्ड इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि
एक कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन, अगर हम ऑटोमोटिव की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमोटिव में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं। तो जो ऑडिटिंग है उन प्रोसेसेस का, वो हमें एक मतलब टाइम बाउंड मैनर में, एक मतलब शेड्यूल्ड मैनर में कंप्लीट करना है, जिससे कि हम एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट की बात कर सकें। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो तैयारी करनी है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है और उसकी जो गाइडलाइंस हैं, वो इस स्टैंडर्ड में प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, आप जनरली जब भी कोई मैनेजमेंट सिस्टम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हो, 9001 हो गया, या फिर IATF 16949 हो गया, या फिर अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है जैसे ISO 13485 हो सकता है, या फिर ISO 27001 हो सकता है, और भी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, तो वहाँ पे हम डेवलप करते हैं जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जो सिस्टम का मैट्रिक्स है, वो डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ जो हम KPIs है वो डेवलप करते हैं वहाँ पे हम। ठीक है, वहाँ से हमें KPIs मिलती है कि हमारे जो सिस्टम का इम्प्रूवमेंट है वो हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे हम इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू की बात करते हैं। लेकिन वो KPIs हमें कैसे मीट करनी है, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट या फिर एक कॉम्प्लेक्स तरीका है, मतलब उसको उसको मीट करने के लिए डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट के लिए डे टू डे वर्क करना पड़ता है। हमारी सारी चीज़ें डे टू डे मॉनिटर होनी चाहिए, मेज़र होने चाहिए, और डे टू डे उनकी ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो निकल के आता है। अ, जो इंटरनल ऑडिट है वहाँ पे बात होती है कि एक पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट करना आपकी कंपनी से, जो मतलब जो किसी भी लेवल का हो, और वो मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लेवल में चीज़ों को ऑडिट करे, और एक पर्टिकुलर एक डिक्लेयर्ड टाइम पीरियड में, शेड्यूल्ड मैनर में वो मतलब ऑडिट करे उन चीज़ों का, और वही कम्युनिकेट करे, वही अवेयरनेस जनरेट करे, जिससे कि चीज़ें बेटर हो सकें, या फिर जो हमारा KPIs का गोल है वो हम उसको मीट कर सकें। लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है उसको मैच करना, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन की एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती सारे डिपार्टमेंट्स में कंपनी के, या फिर अलग अलग लेवल्स में उसके। सो इसीलिए ये स्टैंडर्ड जो है CQI 8 मल्टी लेयर्ड ऑडिट गाइडलाइंस, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को बेटर करने के लिए। और यहाँ पे बात होती है कि आपके जो भी मतलब ऑडिटर्स होंगे CQI 8 के रिस्पेक्ट में, चीज़ों को जो ऑडिट करेंगे, या फिर ट्रेनिंग देंगे, या फिर अवेयरनेस जनरेट करेंगे, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज होंगे, और लेवल वाइज भी होंगे उसके साथ साथ। इसीलिए यहाँ पे लेयर एक वर्ड यूज़ किया गया है कि लेयर, तो वो लेयर डिसिप्लिन वाइज भी हैं, और लेवल वाइज भी हैं वो लेयर्स। और हर उस जो हमारा जो ओवरऑल LPA का जो सिस्टम हम तैयार करेंगे, उसमें हर जगह से एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, और उससे हमारी ये चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं कि हमें जो डे टू डे ऑडिट करनी है चीज़ों की, डे टू डे हमें गवर्न करना है, ट्रेनिंग देनी है, अवेयरनेस देनी है, या फिर उनको उनकी मतलब उनको मोटिवेट करना है, वो चीज़ें हमारे लिए ईज़ी हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की बात की हुई है कि जो LPA का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप मैनेजमेंट के अंदर होगी, पास होगी, जो उसको कहीं ना कहीं गवर्न करेगा, और उसकी जो जो ओवरऑल सिस्टम है LPA का लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट का, वो उसी के कंट्रोल में होगा, जो टॉप मैनेजमेंट का बंदा होगा उस कंपनी का। ठीक है,
तो ये एक बैकग्राउंड हो गया एलपीए का और स्टैंडर्ड्स के या फिर मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड की बात शुरू करते हैं और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग की बात करते हैं। सो मैंने CQI 8 के सारे पॉइंट्स कवर किए हैं अपनी ट्रेनिंग में, और जो भी डिटेल्स मतलब स्टैंडर्ड में है वो सारी चीज़ें मैं उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन जो अवेयरनेस ट्रेनिंग है उसमें कवर करूंगा। ठीक है। सो अपना जो फर्स्ट इंफॉर्म डिटेल आती है वो है इंट्रोडक्शन के स्टैंडर्ड में, और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एलपीए डिफिनीशन एंड पर्पस। और इसमें जो कुछ मैंने कीवर्ड्स लिए हुए हैं टॉपिक वाइज सारी स्लाइड्स में, क्लॉज वाइज और पर्टिकुलर क्लॉज के सब क्लॉज वाइज, सब में मैंने कीवर्ड्स लिए हैं जिससे मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ और आपको जो ट्रेनिंग की नीड है, जो अवेयरनेस की नीड है अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, वो आपको मिल सके। सो अपना एलपीए डिफिनीशन एंड पर्पस में जो पहला कीवर्ड है वो है मैनेजमेंट टूल्स, वेरीफाई, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, एनी डिफाइंड प्रोसेस to create a product or service, improved performance metrics, two-way communication, shared ownership, more verification than control। तो इस क्लॉज में जो है वो पर्पस डिफाइन किया गया, डेफिनेशन डिफाइन की गई है एलपीए की, लेड प्रोसेस ऑडिट की। तो यहाँ से हमें जो एडवांटेज मिलता है उसके बारे में समझने में हेल्प मिलती है, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया उस वो सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड होती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बात हुई मैनेजमेंट टूल की। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक टूल की तरह वर्क करता है to reach achieve the KPIs, to achieve the customer requirement, regulatory requirement, verify the performance level, accountability। सो इस तरह से ये मतलब जो एलपीए है अपना, वो एक मैनेजमेंट टूल है। ठीक है। और जो हमें हेल्प करता है वेरिफिकेशन में, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड का यहाँ पे ये मतलब है जो हमने केपीआईज डेवलप किए हैं, हमने जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो उनको वेरीफाई करने के लिए डे टू डे बेसिस पे ये जो एलपीए है हम एज अ मैनेजमेंट टू हमारी हेल्प करता है। और ये जो एलपीए है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो भी डिफाइंड प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर अप्लाई हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई सी भी हो। ठीक है। इसमें प्रोसेस की एक के बारे में एक डिफिनीशन भी दी है कि प्रोसेस इज द मेथोलॉजी एंड कंट्रोल्स यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस। और इसी प्रोसेस में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है वो मशीन, इक्विपमेंट, मटेरियल, मेथड्स, मैन पावर, मेजरमेंट, इन सब चीज़ों से मिलकर मतलब एक प्रोसेस बनता है, डिफाइन होता है। ठीक है। जिससे कि हम एक प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही मतलब जो लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट्स हैं अपनी एज अ मैनेजमेंट टूल, ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं आपकी कंपनी में, उसमें जितने भी लेवल्स हैं उससे की रिप्रेजेंटेटिव्स एलपीए को मिलकर फॉर्म करते हैं, और टॉप मैनेजमेंट का बंदा उनको लीड करता है। ठीक है। अ, साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि जो एलपीए है वो प्रोसेस कंट्रोल का प्लान का पार्ट नहीं है। ठीक है। ये वेरिफिकेशन है, जो कंट्रोल हो रहा है प्रोसेस में, जो भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको वेरीफाई करने का एक तरीका है एलपीए, और ये प्रोसेस कंट्रोल प्लान का पार्ट नहीं है। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है जब भी आप एलपी के बारे में सोचें, इसको अपने
वर्किंग में लेके आए, अपने मैनेजमेंट में इंक्लूड करें। सो यहाँ तक की जो बातें हैं ये आप अपने जो भी एलपी की टीम आप डेवलप करो आगे चल के उनके साथ शेयर कर सकते हो, उनको इसके बारे में बता सकते हो कि एलपीए क्या है, कैसे काम करता है, इसकी नीड क्या है, इसके मतलब एडवांटेजेस क्या हैं और क्या एंड गोल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे। ठीक है, और हमारा जो वर्किंग कल्चर है, हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर शीट के, वो है वैल्यू ऑफ द एलपीए मैनेजमेंट टूल, प्रोसेस कंफॉर्मेंस, केपीआई, business results, reducing quality incidents, first-hand feedback, and capability cost of poor quality. So यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हमें क्या मिल रही हैं एलपीए मैनेजमेंट टूल के थ्रू, उसकी बात की गई है। अभी जैसे हमने बात करी कि जो प्रोसेस का कन्फॉर्मेंस है वो हमें वेरीफाई करने में, उसको इम्प्रूव करने में यहाँ पे हेल्प मिलती है, केपीआईज को मीट करने में हमें हेल्प मिलती है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाते हैं, और जो हम प्रोडक्ट या सर्विसेज देने जा रहे हैं की क्वालिटी जो हम कस्टमर को देंगे वो ओवरऑल इम्प्रूव होती है, उस पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट आता है। और जिसकी इन सारी चीज़ों को हम मिला के देखें तो जो बिजनेस रिजल्ट्स हैं और उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हमें फाइनल उस पर जो रिजल्ट्स है वो मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें कुछ और भी चीज़ें, हमें ये जो हम एलपीए है अपना इसको इम्प्लीमेंट करने का, साथ ही साथ कुछ और भी फ़ायदे मिलते हैं उसमें। जैसे एक हमारा ये है कि हम कोई सेफ्टी रिस्क है उसको मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेयर में वेरिफिकेशन और ऑडिट कर रहे हैं और उसके वजह से ही हमें इजी हो जाता है चीज़ों को मॉनिटर करना, मेज़र करना, कम्युनिकेट करना, चीज़ों के बारे में अवेयर रहना। ठीक है, तो ये हम कहीं कोई सेफ्टी रिस्क है, इंसिडेंट्स हैं, तो उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं। जो वेस्ट है उसको उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैश फ्लो जो है हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट से ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसे हमें इम्प्रूव करने में इससे हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो क्वालिटी इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब जिसमें एरर्स की वजह से होते हैं, स्क्रैप की वजह से आता है या फिर रीवर्क की वजह से होते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और एलपी की वजह से हमारी जो फर्स्ट टाइम कैपेबिलिटी है वो किसी भी चीज़ को लेके हो, जिस भी काम में एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो, उसके जो लेवल्स हैं वो वहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व, तो जो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस, विद रिस्पेक्ट टू एज अ रिसोर्स, उसमें जो हमारी कैपेबिलिटी है वो इन्हांस होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इनकरेजमेंट है और मेजरमेंट है प्रोसेसेस का, वर्क का, वो स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, सारे लोग अपना कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एलपीए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे मैंने बात की टू वे कम्युनिकेशन की, वो बहुत बड़ा एक बेनिफिट है इसका, क्योंकि जो प्लांट मैनेजमेंट और लाइन ऑपरेटर की बात होती है कंपनी में, उसके बीच में एक डे टू डे कम्युनिकेशन, डे टू डे एक उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप बहुत डिफिकल्ट है एलपीए के बिना। तो इस एलपीए का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड में बात होती है फर्स्ट हैंड फीडबैक की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे डिफरेंट लेवल्स में एलपीए के मेंबर्स रहेंगे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, तो वहाँ पे हम जो ऑपरेटर्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट को अपने फीडबैक दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट हमारी कंपनी में लेके आता है।
केपीआईज के रिस्पेक्ट में हो सकता है, जो अदर ऑब्जेक्टिव से कंपनी उनके रिस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है। और एक तरह से ये इंस्ट्रक्टलाइज करता है, मतलब ट्रेनिंग है या प्रोसेस नॉलेज है, मतलब कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन की तरफ वर्क करने लगता है, जिससे कि जो ट्रेनिंग्स हैं प्रोसेस से रिलेटेड, वो आप उसके थ्रू सर्कुलेट करते हो आप, या फिर उसके थ्रू आप प्रोवाइड कराते हो अपने डिफरेंट लेवल्स पे कंपनी। और साथ ही साथ जो एक बात होती है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब पुअर क्वालिटी जो होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो चीज़ों को, अवेयरनेस की कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है। ठीक है। या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने का आपका तरीका नहीं है, लोग मोटिवेटेड नहीं है, आप इंकरेजमेंट नहीं दे पाते हो उनको। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मिला के जो आपकी कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो इसकी वजह से एलपी की वजह से जो आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है उसको इन्हेंस करने के में बहुत उसको मिटिगेट करने में, फिर उसको कम करने में बहुत हेल्प मिलती है आपको। ठीक है, वक्त समय के साथ साथ। ठीक है। सो यहाँ तक इसके बेनिफिट्स की बात थी, इंट्रोडक्शन की बात थी। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्लॉज रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग, इसका फर्स्ट पॉइंट है केयरफुली प्लानिंग, क्लियर डायरेक्शन, क्रॉस फंक्शनल अप्रोच, सपोर्ट, मैनेजमेंट। सो यहाँ पे कुछ बेसिक्स दिए हुए हैं इस क्लॉज के टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप टाइटल से ही समझ सकते हो कि जो एलपीए की बात है वो टॉप मैनेजमेंट की प्लानिंग के थ्रू स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है। सो यहाँ पे पहली जो बात है वो है केयरफुली प्लानिंग की, कि जो हम एलपीए प्लान करेंगे इसके रिस्पेक्ट में जो भी हम मैट्रिक्स प्लान कर रहे हैं वो केयरफुली हमें डायरेक्शन उसमें लेनी है, हर चीज़ को जो हम प्लानिंग में इंक्लूड कर रहे हैं उस पर हम एक अच्छी डिटेल डिस्कशन के बाद, डिटेल स्टडी के बाद ही चीज़ों को इंक्लूड करना है। ठीक है। ऐसा कहीं पे भी ना हो कि जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें ऐड की गई हों और उसमें कोई क्लियर डायरेक्शन ना हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे डिसिप्लिन्स को, जितने तरह के प्रोसेसर्स हैं कंपनी में, सबको इंक्लूड कर रहे हैं, सारे लेवल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो अगर हमें इफेक्टिव एलपीए अपना बनाना है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ हमें क्रॉस फंक्शनल अप्रोच को इंक्लूड करना है अपनी प्लानिंग में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट जो फंक्शंस हैं एक कंपनी के, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट लेवल हैं, तो उन सारी चीज़ों को एक साथ हमें, जब हम एलपी का मैट्रिक्स डेवलप करेंगे थ्रू प्लानिंग, तो उन चीज़ों को इंक्लूड करनी है। और कहाँ पे किसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। या फिर कहाँ किस चीज़ को हम करने से हमें क्या बेटरमेंट मिल सकता है किस जगह पे। ठीक है। या फिर कहीं पे कुछ इस तरह की हम कोई रिवीजन करते हैं उसकी वजह से कोई कमी आती है, या फिर कहीं पे कुछ डेविएट होते हैं हमारे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एट द एंड, तो वो चीज़ों से हमें बचना है। इसलिए क्रॉस फंक्शनल अप्रोच बहुत ज़रूरी है और केयरफुली प्लानिंग क्लियर डायरेक्शन के साथ बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एलपीओ को प्रॉपरली इफेक्टिव बनाने के लिए जो सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। जो टॉप मैनेजमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एलपीए के, मतलब डे टू डे वर्किंग में, एग्जीक्यूशन में, तभी जाके कहीं हम जो इफेक्टिवनेस है एलपीए का और से जो इम्प्रूवमेंट्स के लिए हम
ये जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हमें कहीं मिल पाएगा। ठीक है। इसके बाद जो बात होती है वो प्रोसेस ओनर की बात होती है एलपीए का, कि प्रोसेस ओनर कौन होगा, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहोगे एलपीए प्रोसेस ओनर सेकंड टाइटल है सीट का। उसमें है सिंगल इंडिविजुअल, उसके पॉइंट्स हैं ऑब्टेनिंग एंड रिकॉर्ड रिजल्ट, करेक्टिव एक्शंस, डिप्लॉयमेंट विथ इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट न्यू प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंटेशन। फिर है ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन मैनेजर। ठीक है। फिर है एरिया मैनेजर, एलपीएस, designated conduct time corrective action, deployment and implementation, record and review, resources availability and focused। ये सारे की वर्ड्स मैंने लिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली बात हो रही है वो प्रोसेस ओनर की बात हो रही है कि प्रोसेस ओनर कौन होगा। मतलब यहाँ प्रोसेस ओनर का मतलब है कि कौन लीड करेगा, मतलब किसके ओनरशिप में जो एलपी है उसका टोटल जो वर्क है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो इस तरह से एलपीओ को समझना है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कहता है कि मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कहता है कि जो कि टॉप मैनेजमेंट से हो, और जिसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो अपना लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट्स हैं। ठीक है। और वही मतलब कुछ चीज़ें जो उसके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं लीड करने में, वो है कि वो जो ऑडिट रिजल्ट्स हैं या फिर आप कहिए वेरिफिकेशन रिजल्ट्स हैं और जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ऑब्टेन करना, उसकी अ, उसको उसको हासिल करना है हर तरह से। मतलब उसमें कहीं ना कोई किसी तरह का गैप नहीं होना चाहिए। वो रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स हर तरह जो भी एरिया हम कवर कर रहे हैं एलपीए के थ्रू, जैसे कि मैं डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट लेवल की बात करी, सारे एरिया में मतलब इंक्लूड होते हैं और उनको हर जगह से हमें उस प्रोसेस ओनर को ऑब्टेन करना है रिजल्ट को, उस रिकॉर्ड को। ठीक है। साथ ही साथ जो एलपीए के टीम में जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं जो डिप्लॉयड हैं एलपीए को मैनेज करने के लिए, वो प्रॉपरली जो करेक्टिव एक्शंस हम प्रोवाइड करेंगे एलपीए रिव्यूज, वो उनको प्रॉपरली डिप्लॉय करें। ठीक है। उनको इम्प्लीमेंट करें और एज पर जो शेड्यूल हो इनको भी प्रोसेस ओनर को इंश्योर करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। साथ ही साथ जो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है एलपीए के स्टेटस के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, ये चीज़ें भी प्रोसेस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, उसको इंश्योर करनी है। साथ ही साथ जो भी एलपीए के रिजल्ट्स आते हैं और उसके ऊपर जो एक्शन प्लान हमारा बनता है उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट हो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ को भी प्रोसेस ओनर को इंश्योर करना है। साथ ही साथ अगर कोई न्यू एडिशन आता है हमारा नई तरह का प्रोसेस का एलपीए के अंदर, ठीक है, तो उसको फैसिलिटेट करना है। मतलब जो भी उसका ओवरऑल कम्युनिकेशन होगा, अवेयरनेस होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, ट्रेनिंग होगी, रिकॉर्ड जनरेशन होगा, रिजल्ट्स चेक होंगे, वो सारी चीज़ें मतलब प्रोसेस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। सो इसके साथ साथ जो भी एलपीए से रिस्पेक्ट में प्रोसीजर हमने डेवलप किए हैं, टेम्पलेट्स डेवलप किए हैं, जो भी उसके शेड्यूल्स हैं उनको क्रिएट करना, मेंटेन करना और अपडेट करना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस ओनर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। सो यहाँ प्रोसेस ओनर की ये सारी चीज़ें जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि यहाँ जैसे पहले हमने बात करी कि टॉप मैनेजमेंट के रोल की, उनके
उनके इन्वॉल्वमेंट की, उनकी सपोर्ट की। तो उस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एलपीए का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ जब आपको कोई थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए आता है आपके मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, आपके लिए आईटीएफ के लिए आ सकता है, 16949 के लिए, या फिर 9001 के लिए, या फिर अदर स्टैंडर्ड्स के लिए। तो जो इसका एलपीए का सिस्टम है, अगर आपके यहाँ इस्टेब्लिश्ड है प्रॉपर तरीके से, तो जो आपको ऑडिट फेस करना होता है, तो उसमें बहुत आपको एक ईजी हो जाता है चीज़ों को जस्टिफाइड बनाने में, आपको एविडेंस देने में, चीज़ों को ऑडिट को एक स्मूथली कंडक्ट कराने में। ठीक है, क्योंकि आपने हर एक कॉर्नर को मैनेजमेंट सिस्टम के विथ रिस्पेक्ट टू विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट आपने इंक्लूड किया होता है चीज़ों को। सारे लोग अवेयर होते हैं चीज़ों से लेके। तो इस तरह से ये एलपीए मतलब आपको थर्ड पार्टी ऑडिट्स हैं उसमें भी एक तरह से एक बहुत स्मूथनेस देता है उसको कंडक्ट होने में। ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड कहता है कि जैसे हम अदर मैनेजमेंट सिस्टम में बात होती है 9001 में, या फिर आई टी एफ 16949 में, कि क्वालिटी मैनेजर की बात होती है। एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो जो इंटरनल ऑडिट करे, मैनेजमेंट रिव्यू की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। तो जो क्वालिटी मैनेजर है ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेस ओनर होगा वही क्वालिटी मैनेजर होगा। क्वालिटी में प्रोसेस मैनेजर के जो रूल्स हैं अम, वो अलग हैं, मतलब क्वालिटी मैनेजर से। इस चीज़ को एक क्लियर आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रोसेस ओनर हो सकता है वो आपका जनरल मैनेजर हो कंपनी का, जो ओवरऑल मैनेजमेंट देख रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू योर कोर डिलीवरीज। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोर प्रोडक्ट्स होता है, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमारी केपीआईज हैं वो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसी से हमारी जो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मैच करना है, हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हमें उसको मैच करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में ही हमारी सारी जो स्टैंडर्ड्स हमने डेवलप किए हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो उनको मैच करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग एक मतलब मैं जनरल मैनेजर की बात कर रहा हूँ, जनरल मैनेजर की होगी, वो और किसी के पास नहीं हो सकती है। और वही मतलब जो आपका एलपीए है उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है या फिर प्लान कर सकता है उसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को देखना है, और क्वालिटी मैनेजर और प्रोसेस ओनर एलपीए का जो है उसको अलग रख के देखना है, और अलग तरह से इवेल्युएट करना है और डेजिग्नेट करना है। ठीक है, साथ ही साथ जो मैनेजर्स होते हैं अलग अलग एरिया में, मतलब आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग लेवल्स जो हो सकते हैं, वो अपनी जो एरिया है उसकी ओनरशिप उनको एलपीए के रिस्पेक्ट में लेनी है। ठीक है, कि वो अपने एरिया में पर्टिकुलरली, मतलब मैं बात करूं जैसे अगर वो अकाउंट का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, ठीक है, मटेरियल्स का है, डिस्पैच का है, डिलीवरी का है, तो जो भी वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट है या फिर जो मैनेजर है, उनको उस एरिया की पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, तो पहला अपना हो गया प्रोसेस ओनर जो टॉप मैनेजमेंट से होगा, जिसमें हम जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जनरल मैनेजर हो सकता है। साथ ही साथ जो सेकंड एलपीए का टीम होगी, उसमें जो पार्ट होगा वो एरिया मैनेजर की बात करेंगे, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी ओनरशिप लेगा एलपीए के रिस्पेक्ट में। और वो इंश्योर करेगा कि जो एलपीएस की चीज़ें हमने प्लान की हैं वो कंडक्ट हो ऑन टाइम। ठीक है, उसका वेरिफिकेशन ऑन टाइम हो, और जो वेरिफिकेशन हो एलपीए का वो एक डेजिग्नेटेड टीम मेंबर के थ्रू हो।
साथ ही साथ जो करेक्टिव एक्शंस हो, अ, जो भी हमने इश्यूज फाइंड आउट किए हैं उस एरिया में पर्टिकुलरली, वो प्रॉपरली जो करेक्टिव एक्शन है उसके रिस्पेक्ट में उसको हम डिप्लॉय करें, इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। और जो भी शेड्यूल्स हैं उसके हमने करेक्टिव एक्शंस के उसके अकॉर्डिंग वो होने चाहिए। साथ ही साथ इन एक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन के हमें रिकॉर्ड करना है और साथ ही साथ उसको रिव्यू करना है रेगुलरली। इसके बाद बात आती है कि जो एरिया मैनेजर है एलपीए का, उसको इंश्योर करना है कि जो रिसोर्सेज की नीड है वो अवेलेबल हो। मशीन से रिलेटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, नॉलेज का रिसोर्स हो सकता है, इंफ्रा का रिसोर्स हो सकता है। तो किसी भी स्ट्रीम का रिसोर्स हो उसको अवेलेबल कराना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और और ये अवेलेबल जो हम रिसोर्स करा रहे हैं वो फोकस होगा हमारे करेक्टिव एक्शन का, जो कि एक नॉन कन्फॉर्मेंस जो आइडेंटिफाई है हुआ है उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया मैनेजर को लेनी है। ठीक है। सो ये मैंने कवर कर लिया एरिया मैनेजर, एलपीएस, डेजिग्नेटेड कंडक्ट, टाइम, करेक्टिव एक्शन, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, रिकॉर्ड, रिव्यू, रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी एंड फोकस्ड। फिर लास्ट पॉइंट आता है एलपीए प्लानिंग टीम। तो इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो हैं पीओ assembles cross functional team, organizations, departments, areas and level। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट टीम है उसमें प्लानिंग में कौन कौन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है जो हमें एलपीए के लिए हमें फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस प्लानिंग टीम में हमें क्रॉस फंक्शनल टीम की बात यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि हमारे पास एक क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए, जिसमें कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं कंपनी के लेवल हैं उनसे हमें एक रिप्रेजेंटेटिव एलपीए की टीम में लेना है। ठीक है। सो अभी जैसे मैंने इससे पहले वाले क्रॉस में बात करी प्रोसेस ओनर की, एरिया मैनेजर की एलपीए के, साथ ही साथ डेजिग्नेटेड पर्सन की जो एलपीए के करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये इन सारे लोगों को मतलब इनसे हमें इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव हमें जो एलपीए की प्लानिंग टीम है उसमें लेनी है। ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमें हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे या फिर जो भी हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इससे ही होके हमें मिलेगा आगे। ठीक है। सो जो क्रॉस फंक्शनल टीम की बात कर रहे हैं हम, उसमें मैन्युफैक्चरिंग से बंदा हो सकता है हमारे पास, साथ ही साथ प्रोडक्शन कंट्रोल से बंदे हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से बंदे हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से बंदे हो सकते हैं हमारे पास, मेंटेनेंस से बंदे हो सकते हैं, सेल्स फाइनेंस से हो सकते हैं, क्वालिटी से हो सकते हैं, सपोर्ट सप्लाई चेन से हो सकते हैं, मटेरियल कंट्रोल से हो सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमें और कुछ लगता है जो एलपीए की रिक्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करता है कोई डिपार्टमेंट पर्टिकुलर, तो उसको भी हम एलपीए की प्लानिंग टीम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो टीम का फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस ओनर होगा वही मतलब इनको मतलब इकट्ठा करेगा, वही मतलब मैंने असेंबल वर्ड यूज़ किया है, वही फॉर्म करेगा इन सभी लोगों को एज अ टीम। ठीक है। वही आइडेंटिफाई करेगा इन लोगों को। ठीक है। तो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है चीज़ें। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये भी टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर ही है। इसमें जो पॉइंट्स हैं, पहला है एलपीए स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, फाइनल स्टेट, NLPA reinforce, fully documented, approved process, be critical, identifying areas,
and processes, encouragement, relation with internal and third party MSA। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो जैसा मैंने पहले बताया, उसी तरह से यहाँ पे एलपीए स्कोप में क्या चीज़ें होनी कि एलपीए मतलब किन चीज़ों को कवर करता है उसकी बात कही गई है इस क्लॉज में। तो इससे जो पहला था अपना कि ये वेरीफाई करता है कि जो हमारा काम एक्सिक्यूट हुआ है वो मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स था, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो था, जो हमने उसमें स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसके अकॉर्डिंग वो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया है, बताया है, उसकी इम्पोर्टेंस को अपने वर्कर्स में, अपने जो भी इंडिविजुअल वर्कर है अपनी कंपनी में, उनके उनका एक माइंडसेट उसके रिस्पेक्ट में डेवलप करना, उसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट डेवलप करना, उसमें हेल्प करता है ये एलपीए। साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं हमारी कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए, वो डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ एलपीए को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं इस क्लॉज में, कि जो भी हम प्रोसेस मतलब अपनी लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट्स के अंदर हम लेके आ रहे हैं, उनकी मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। सो उसमें पहली चीज़ है कि वो फाइनल स्टेट में होना चाहिए, वो डेवलपमेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बात होती है कि जो अपना एलपीए है वो रेनफोर्स करेगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और उसकी रिक्वायरमेंट को। ठीक है, साथ ही साथ वो जो प्रोसेस है जिसमें हम एलपीए इंक्लूड कर रहे हैं वो फुली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, सारे वर्क इंस्ट्रक्शंस उसके होने चाहिए, कंट्रोल प्लान्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो हमने डॉक्यूमेंटेशन हमारा डॉक्यूमेंटेड हमारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली मतलब अप्रूव प्रोसेस होना चाहिए। वो अप्रूव हो चाहे कस्टमर से हो या फिर आपके मैनेजमेंट के थ्रू हो। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग जो अप्रूवल होता है वो चीज़ें होती हैं। तो आप किस इंडस्ट्री से हो, आपकी पर्टिकुलर कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट हो, आप वेंडर हो आप या फिर फर्स्ट ईयर की कंपनी हो, तो अलग अलग आपके अप्रूवर हो सकते हैं। तो इस तरह से मतलब वो अप्रूव होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंटेड है या फिर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वर्क करने के आपके यहाँ। ठीक है, इसके साथ वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल होनी चाहिए आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके या गवर्नमेंट रेगुलेशंस को लेके, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का उसको लेके। ठीक है, तो इस बात को स्पेशली स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ क्यों क्रिटिकल चीज़ों की बात करता है, क्या क्रिटिकल रिक्वायरमेंट की यहाँ पे क्यों बात होती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मतलब जो लो रिस्क लेवल के प्रोसेसर्स हैं उन उनका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो भी कम होगा ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो एलपीए है वो पहले क्रिटिकल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हम इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये आपके मैनेजमेंट की, आपकी कंपनी की डिसीजन मेकिंग है कि आपको किन प्रोसेस को इंक्लूड करना है एलपीए के थ्रू। ठीक है, सो जो फर्स्ट एक्शन है प्लानिंग का वो यही है कि ऐसे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमें हमें लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट में लेके आना है, इंक्लूड करना है। और जो भी हमने क्राइटेरिया डिस्कस किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए प्रोसेस के, उनके बेस पे और प्लानिंग टीम को इनकरेज करना है
कि वो कंसीडर करे जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, सपोर्ट फंक्शंस है उनको। अ, और साथ ही साथ हमें एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है मतलब ये CQI 8 कि if a process is critical to the performance or functioning of the organization, check it। ठीक है, वो ये सिंपल एक टैग लाइन है। आपको जो भी जब भी आप प्लानिंग करेंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर आप सारी चीज़ें आपकी कंपनी की सारे प्रोसेसर्स को इंक्लूड कर रहे हो तो वो एक बहुत बल्कि हो जाएगा एलपीए के लिए एक्सक्यूट करना। और वो कहीं ना कहीं जो इफेक्टिवनेस है एलपीए का उसकी वजह से वो डिस्टर्ब होगा, या फिर जो हमें इफेक्टिवनेस चाहिए एलपीए की इम्प्लीमेंटेशन की, एक्सक्यूशन की, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के एक बैलेंस्ड हमें प्लानिंग करनी है एलपीए को लेके। ठीक है, इसके बाद बात आती है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की। जो सेकंड पॉइंट है स्लाइड का, उसमें जो मैंने पॉइंट ऐड किए हैं वो है रिव्यू एंड अडेप्ट, कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी, पार्टिसिपेशन एंड स्कोप। सो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में स्टैंडर्ड कहता है कि मतलब जो प्लानिंग टीम है उसको रिव्यू करना है कस्टमर स्पेसिफिकेशंस की, उसकी रिक्वायरमेंट की, और उसको अडाप्ट करना है अपने लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट्स में। उसमें फ्रीक्वेंसी हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकता है, स्कोप हो सकता है, और इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को रिव्यू करना और अडॉप्ट करना है और उसके बारे में अच्छे से जानकारी कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं, कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो डेवलप किए हुए हैं जो कि बेस्ड ओवर है कस्टमर रिक्वायरमेंट के। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली अलग से कह रहा है कि हमें उसको एक प्रॉपर अलग तरीके से अंडर एलपी हमें रिव्यू करना है एज अ प्लानिंग टीम और अडाप्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उनको भी हमें अच्छे से जान लेना है जो भी मैंने बताई। तो ये क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा एलपीए का जो फॉर्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव है वो इन चीज़ों को कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है उसको हमें सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक लेके आना है, उसको एनहेंस करना है। और ये एक मिनिमस वर्ड यूज़ किया यहाँ पे कि हमें उसको मैच करना ही करना है। और जो हमारा एलपीए प्रोग्राम होगा उसका ये बेस लेवल होगा। और इन केस अगर प्लानिंग टीम क्लियर नहीं है जो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को जानने में, उनको कहीं ना कहीं उसमें किसी तरह की कंफ्यूजन है, तो ये भी स्टैंडर्ड कहता है कि वो जो प्लानिंग टीम है वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टली कम्युनिकेट करे और उस पर क्लैरिफिकेशन ले या फिर उनका डायरेक्शन ले। ठीक है, तो इस बात क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी कंपनियों के लिए, तो इस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो इस बारे में एलपीए CQI 8 कहता है। ठीक है, तो ये बहुत इस पे आपको वर्क करना है, सोचना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज आता है वो है प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन। उसमें जो चीज़ें मैंने ली हैं वो पहला वर्ड है फोकस, एलपीए फर्स्ट, रिव्यू, परफॉर्मेंस, सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी, सर्टन फैक्टर्स, प्रोसेस प्रायोरिटी। ये सारे लिए हैं मैंने प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन में। ठीक है, सो
प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन एक तरीका है, अ, आपकी प्लानिंग को ये शो करता है कि आप कितने अच्छे इस तरीके से प्लान कर रहे हो अपने प्लान्स को एक्सक्यूट करने में। तो हर प्रोसेस की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो उन प्रोसेसेस में हमें प्रायोरिटाइजेशन के बारे में यहाँ पे स्टैंडर्ड बताता है कि हमें कैसे प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन के रिस्पेक्ट में प्लानिंग करनी है। ठीक है। तो जब हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, या फिर जो स्कोप पे हमारा डिफाइंड है, ठीक है, तो उसमें हमें पहला जो प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है या फिर फोकस करना है, ठीक है, वो कौन सा होगा, जिसमें कि हम जो हमारी लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हमें पहला करना है, मतलब ठीक है। तो इस तरह की कुछ आपके प्रीवियस हिस्ट्री से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी अवेयरनेस से, या फिर आपके जो मैनेजमेंट के डिसीजन से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें एलपीए की को पहले कहाँ पे हमें डिप्लॉय करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और कहाँ पे इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो उस पर हम वहाँ पे हमें फोकस करना है। ठीक है। सो जब हम प्रायोरिटाइजेशन की बात करेंगे तो जो हमारा जो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमें चेक करने हैं वो प्रोसेस की परफॉर्मेंस है, कौन से प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, अ, और उनके साथ साथ सीवीआरटी बहुत ज़्यादा है किसी प्रॉब्लम की, या फिर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें इन सब चीज़ों से मिलकर हेल्प मिलती है प्रायोरिटाइज करने में प्रोसेस को फॉर एलपीए। ठीक है। स्टैंडर्ड में कुछ और एग्जांपल देता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें हम प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन के लेके अपनी प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने सेफ्टी इंसिडेंट्स की बात करी, हाँ ठीक है, इंजरीज की बात करी, ठीक है, या फिर कस्टमर कंप्लेन आ सकते हैं, या फिर क्वालिटी से रिलेटेड कुछ इशू प्रोसेस हम निकाल के आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हाई रिस्क हाई सीवीआरटी के आइटम्स हैं जो कि हमें पीएफ एमईए से निकल के आ रहे हैं, उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो पीएफ एमईए है वो प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं वो है स्क्रैप रेट का, कहीं पे हाई स्क्रैप रेट है, या फिर लो फर्स्ट टाइम कैपेबिलिटी है, तो उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन में। मशीन इफिशिएंसी कहीं पे लो है, डाउन टाइम हाई है, मेंटेनेंस टाइम हाई है, इन चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रायोरिटाइजेशन के प्रोसेस के वैल्यूएशन में। ठीक है। या फिर कोई प्रोसेस है उसमें ज़्यादा समय लग रहा है जितना कि जो ओरिजिनली हमने सोचा था या इंटेंशन था हमारा उससे ज़्यादा लग रहा है, तो उन चीज़ों को हम अपना जो प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन है उसके प्लानिंग के थ्रू एलपीए के इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोसेस को प्रायोरिटी में लेने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाते हैं, जो कि जो अभी तक हमने जो डिस्कस किए उससे ऊपर हमें लेके जाते हैं। ठीक है। तो उसको भी हमें सोचना है। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोसेसर हैं जो मतलब हमें अदर फैक्टर से ऊपर लेके जाते हैं प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन में एलपीए के, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हैं कस्टमर ने अगर मैंडेट किया हो आपको एलपीए के लिए कि पर्टिकुलर कोई प्रोसेस है, वो कस्टमर कह रहा है कि इस प्रोसेस में आप एलपीए को इम्प्लीमेंट करो, तो वो आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती है। या फिर कोई पर्टिकुलर क्वालिटी इशू है आपको दिखती है, अ, इसकी वजह से आपका शिपमेंट है वो रुक गया है, या फिर कोई वारंटी है आपकी, वो आप उसमें क्लेम करने में बहुत हाई लेवल आपको रिक्वेस्ट मिल रही है,
या फिर कंप्लेन मिल रही है, तो वहाँ पे वो एक हाई इम्पोर्टेंस का फैक्टर आ जाता है आपको प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन में। साथ ही साथ कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन आप कंप्लाई कर रहे हो, ठीक है, स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रहे हो सेफ्टी से रिलेटेड इन्वायरमेंटल लेके, तो वहाँ पे अलग अहमियत हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में एलपीए को प्रायोरिटाइज करने की। ठीक है, साथ ही साथ कुछ प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि क्रिटिकल हैं आपकी कंपनी के फंक्शनिंग के लिए। अगर वो ना हो पर्टिकुलर फंक्शंस तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। अ, ठीक है, तो उस केस में वो प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस में जैसे आपका टूल मैनेजमेंट है, उसका मेंटेनेंस है, मटेरियल मैनेजमेंट है, इस तरह की प्रोसेस आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको सोचना है और प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन को प्लान करना है अपने आप एलपीए के अंदर। ठीक है, सो ये जब टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा तो उसके थ्रू ये जो प्रायोरिटाइजेशन है प्रोसेस का हमें लेके आना है और डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑडिट लेयर्स का। उसमें है पर्सनल एट वेरियस लेवल्स फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशंस एंड डिमॉन्स्ट्रेशन विजिटिंग कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है ऑडिट लेयर्स की। ठीक है, तो जैसे अभी तक मैंने बात करी कि जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हो सकते हैं। ठीक है, जो अपनी लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट की बात है उसी क्लॉज से निकल के आती है कि ऑडिट लेयर्स क्या हैं। ठीक है, और हम क्यों लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट्स की बात कर रहे हैं। तो जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे या फिर ऑडिट्स की बात करेंगे, आप आईएसओ 19011 की बात कर लो। ठीक है, या फिर अदर मैनेजमेंट सिस्टम की बात आप देखोगे, तो वहाँ पे जो बात होती है कि कोई क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्वालिटी डिपार्टमेंट का कोई टीम मेंबर है वो एक्सिक्यूट करेगा ऑडिट्स को। लेकिन यहाँ पे जो लेयर प्रोसेस ऑडिट है उसमें जो ऑडिट होगी वो वो वर्किंग लेवल टीम मेंबर से लेके हाईएस्ट लेवल जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो सारे लोग ऑडिट करेंगे। ठीक है, वो सारे लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो इसकी इफेक्टिवनेस है एलपीए की वो इसी से गवर्न होती है कि जो आपका ग्राउंड लेवल पर वर्कर है वो भी वेरिफिकेशन ऑडिट को एक्सिक्यूट करेगा। साथ ही साथ अ, जो टॉप लेवल में आपका पर्सनल है वो भी इसको ऑडिट को कंडक्ट कराएगा, वेरीफाई करेगा चीज़ों को। ठीक है, और आगे अभी हम ट्रेनिंग की बात करेंगे। ठीक है, जो एलपीए में ट्रेनिंग की नीड है वो उतनी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी उतनी ज़्यादा मतलब हाई लेवल की नहीं चाहिए। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें जिसके बेस पे हम वेरीफाई और ऑडिट करेंगे। अब वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तभी उसकी आगे बात करेंगे। हाँ, ठीक है, सो प्लानिंग टीम को ये डिसाइड करना है कि जो लेवल होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, जो कि एलपीए के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और जिससे हमारा एलपीए जो है इफेक्टिव बन सके। तो ये टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करना अपने प्लानिंग के थ्रू। साथ ही साथ स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो ऑडिटर्स आने चाहिए वो सारी तरह के एरियाज आने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। ये बहुत ज़रूरी है एलपीए के इफेक्टिवनेस में कि ऑडिटर्स जो हर एरिया से आए हुए हों। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसमें फैमिलियर ऑडिटर का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम ऑब्जेक्टिवली रिव्यू कर सकें एविडेंस को और साथ ही साथ चीज़ें
कैसी हो रही हैं और कैसी होनी चाहिए, इसकी एक डिसीजन मेकिंग करने की उसके अंदर उसके पास कॉम्पिटेंसी हो। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट एरिया हैं और डिफरेंट लेयर हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इन सभी से ऑडिटर्स को अपने ऑडिट टीम में इंक्लूड करना। ठीक है, साथ ही साथ सुपरवाइज़र, टीम लीडर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, सारे मतलब एलपीए के ऑडिट्स को कर सकते हैं। ठीक है, और जो टॉप मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, अ, उसको हमेशा पार्ट करना है जब भी हम एलपीए को ऑडिट्स होगी, जो भी वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर। ठीक है, और ये जो इससे होता क्या है, जब हमारा टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व रहता है, सुपरवाइजर लेवल भी इन्वॉल्व होता है, टीम लीडर भी इन्वॉल्व होता है, डिपार्टमेंट मैनेजर भी इन्वॉल्व होता है, तो जो कम्युनिकेशन है उसको फैसिलिटेशन मिलती है, मतलब फैसिलिटेट होता है। ठीक है, और इससे एक जो एलपी का डिमॉन्स्ट्रेशन है वो बेटर होता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑडिट लेयर में हम कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे होता क्या है कि प्लांट वर्क है, वहाँ पे डिफरेंट टॉप मैनेजमेंट के मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई मतलब हेड ऑफिस से या फिर कोई बाहर से आपके यहाँ विजिट करता है कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, तो उसको भी एलपीए की शेड्यूल्स में ऐड करना है ऑडिट की। ठीक है, उससे एक मतलब एनकरेजमेंट मिलती है सभी को कि हमें एलपीए की इम्पोर्टेंस क्या है और इसका फोकस क्या है, हमारे मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एलपीए के थ्रू वो क्या है। और इससे जब हम जब कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की जो मैंने बात कही, अ, जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एलपीए में, तो और जब वो वेरीफाई करने लगते हैं कंफर्मेंस को, जो भी हमने स्टैंडर्ड डेवलप किया इन हाउस, तो उससे मतलब एक इंटरेक्शन होता है फ्रंट लाइन वर्कर्स में, जिससे कि मैसेज सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द कंपनी की इम्पोर्टेंस क्यों है, जो परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड्स का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी है सभी की ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये ऑडिट लेयर को अच्छे तरीके से आप प्लान करें इस चीज़ को। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताई या फिर स्टैंडर्ड में दी हुई है, इनको अपने सिस्टम में इंक्लूड करना है। ठीक है, और आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप कहीं पे काम कर रहे होगे, अलग अलग ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो गए, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि इन सब चीज़ों से कितना इफेक्टिव हो जाता है हमारा जो ऑडिट सिस्टम है ओवरऑल। ठीक है, और हमारे कितना जो परफॉर्मेंस लेवल है, जो इम्प्रूवमेंट है, हम कितना बेटर कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑडिट लेयर्स ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग में नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग टेम्पलेट्स फॉर ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग टीम स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स, रिकॉर्ड्स, करेक्टिव एक्शन, फॉलो-अप्स, कंट्रोल्ड, मेंटेन्ड, अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो हमने प्लानिंग में अभी तक ऑडिट लेयर्स कंप्लीट कर लिया, प्रोसेस प्रायोरिटाइज कर ली, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जान ली, एलपी का स्कोप हमने समझ लिया, प्लानिंग टीम हमने डेवलप कर ली, प्रोसेस ओनर आइडेंटिफाई कर लिया हमने। इतनी सारी हमने चीज़ कर ली, तो उसके बाद जो बात आती है वो फॉर्मेट्स की बात आती है, फिर टेम्पलेट्स की बात करती है कि हम अब हम किन टेम्पलेट्स के ऊपर वर्क करेंगे, हमारी ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग जो होगी वो किस टेम्पलेट्स के बेसिस पे होगी।
तो हमें वो टेम्पलेट्स डेवलप करना है। जो प्लानिंग टीम होगी वो ऐसे टेम्पलेट डेवलप करेंगी जो कि स्टैंडर्ड होंगे विथ रिस्पेक्ट टू लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट्स, और जिससे हमें इंश्योर कर सकेंगे जो कंसिस्टेंसी है डिपार्टमेंट्स में, एरियाज में। अ, अ, ठीक है। और जो अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम हटा सकेंगे। ठीक है। तो अ, ये चीज़ें हैं। सो ये जो टेम्पलेट्स हैं यही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो ओवरऑल एलपीए का इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमने प्लान किया हुआ है। ठीक है। सारी जो रिपोर्टिंग है और हमारे जो भी करेक्टिव एक्शंस आएंगे, रिजल्ट्स जनरेट होंगे, उनकी शेड्यूलिंग है ऑडिट्स की, सारी चीज़ें टेम्पलेट्स के फॉर्म में होंगी कंट्रोल मैनर में। ठीक है। साथ ही साथ जो ये टेम्पलेट्स है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने का प्रोसीजर है कंपनी का, मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग ही इसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसका भी कंट्रोल होना चाहिए। जो रिटेंशन है वो भी हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का रिटेंशन का प्रोसेस है उसके थ्रू होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। कुछ अलग से हमें नहीं करना है डॉक्यूमेंटेशन और कंट्रोल और रिटेंशन के लिए। ठीक है। साथ ही साथ जो उसको मेंटेन करना है, अपडेट करना है इस टेम्पलेट्स को, जो प्रोसेस ओनर्स होंगे, ठीक है, उनको इसका ध्यान रखना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है इनको कैसे अपडेट करना है, कब अपडेट करना है, कैसे मेंटेन करना है। साथ ही साथ इनको ऐसी जगह पे स्टोर करना है इस टेम्पलेट्स को जो कि जो रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स हो एलपीए के, उनके नॉलेज में हो, उनके द्वारा एक्सेसिबल हो। ठीक है। इस स्टैंडर्ड में कुछ मतलब अपेंडिक्स में कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कंट्रोल के, आप उनको रिव्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्लॉज की रिक्वायरमेंट खत्म होती है। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। डेवलपिंग मैट्रिक्स फॉर एलपीए इफेक्टिवनेस, मैट्रिक मेजर। तो जो एलपीए है अपना, वो तभी अच्छी तरह से वो इफेक्टिव ज़्यादा हो सकता है जब हमारा जो आउटपुट हो उसको हम केयरफुली मॉनिटर कर पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैट्रिक और मेजर की बात हो रही है। साथ ही साथ जो हमारा इनिशियल इवैल्यूएशन है, हमारे इनिशियल वेरिफिकेशन है, उसके थ्रू जो हमारा नॉन कन्फर्म्स निकल के आएगा, उससे हम जो ऑडिट शेड्यूल है नेक्स्ट कमिंग, उसमें हमें हेल्प मिलती है उनको प्लान करने में। साथ ही साथ जो अकाउंटेबिलिटी है, जो ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हेल्प मिलती है उनकी अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैट्रिक और मेजरमेंट की बात कही है। और इसके बाद एक बात आती है कि एलपीए सिस्टम कैसे नेचर होता है, जिसमें कि जो फोकस होता है वो शिफ्ट होता है रिपोर्टिंग ऑडिट इवेंट से, वो जो मॉनिटरिंग है इफेक्टिवनेस का उसकी तरफ। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें मैट्रिक डेवलप करनी है एलपीए इफेक्टिवनेस की, जिसमें हम जो हमारी ऑडिट रिपोर्टिंग है वो हमारी कई जब एक स्टेज से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है। जिसमें कि हम रिपोर्टिंग की बजाय मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करने लगेंगे। ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो एक बड़ा गोल है या फिर बड़ा सेटअप, वहाँ पे हम पहुँचते हैं। सो ये मेच्योरिटी लेवल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी मैंने बताया। इसके साथ एक सैम्पल एलपी मैट्रिक्स भी स्टैंडर्ड में बताई हुई है
कि हमारा मैट्रिक क्या होना चाहिए और उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एग्जांपल मैं लूँ तो उसमें है परसेंटेज ऑफ ऑडिट्स कंप्लीटेड बाय लेयर। ठीक है, तो ये हमारा एक मैट्रिक है एलपीए का, और इसमें मेजर जो आना चाहिए वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड असाइंड एलपीए प्रायोरिटी। ठीक है, फिर इसी तरह सेकंड मैट्रिक हमारा हो सकता है परसेंटेज इन कॉन्फॉर्मेंस बाय एरिया, और इसका मेजर है परसेंटेज ऑफ आइटम्स चेक्ड दैट वेर ऑब्जर्व टू बी in conformance with defined work standard, setting, methods, technique, etc. थर्ड मेट्रिक अपना हो सकता है करेक्टिव एक्शंस कंप्लीटेड बाय एरिया, और इसमें जो मेजर है ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ करेक्टिव एक्शंस। फोर्थ अपना मैट्रिक हो सकता है रिपीट नॉन कन्फर्मेंस इन एलपीए, उसका मेजर हो सकता है इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शंस। इसमें एग्जांपल देता है 8D का, जो 9Ds है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम मैट्रिक ले सकते हैं केपीआईज का ले सकते हैं, और इसमें जो मेजर आ सकता है वो हो सकता है इफेक्टिवनेस ऑफ एलपीए प्रोग्राम। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल है मैट्रिक और मेजर सेट करने के, अ, कि हम पर्टिकुलर हमारा कौन सा मैट्रिक हम डिसाइड कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, और उसके साथ उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा मेजर उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इनको फ्रेम करना। ठीक है, या फिर एक मैट्रिक का की आंसर हम कैसे करेंगे, वो मेजर के थ्रू हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमें जो हमारा डेवलप करना है मैट्रिक्स एलपीए की इफेक्टिवनेस के लिए, हाँ, इसके लिए हमें सोचना है और करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है पॉइंट वो है एलपीए प्रोसीजर, एलपीए प्रोसेस, कंफॉर्मेंस, आरएएसआईसी, सीए, रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग, रिकॉर्ड, process prioritization, list, template, schedule, check, sheet, reporting। ठीक है, सो फिर जब हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो हमें एलपीए के प्रोसीजर्स डेवलप करने हैं प्लानिंग के थ्रू, जो बेसिकली एलपीए प्रोसीजर कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अ, उसमें हमें इंक्लूड करना है प्रोसीजर में कि हमारा जो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनका कन्फर्मेंस। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे स्पेसिफिक बात करता है आर ए एस आई सी की। आर ए एस आई सी आप प्रोफेशनल होगे तो आप जान रहे होगे आर ए एस आई सी क्या है। ठीक है, सो आर ए एस आई सी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये बेसिकली एक मैट्रिक है, इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसमें आर वर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल, ए जो वर्ड है अकाउंटेबल, एस जो है सपोर्टिव, आई जो है इन्फॉर्म, और सी जो वर्ड है वो कंसल्टेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब हम ओवरऑल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू किसी चीज़ को गवर्न करते हैं, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट या फिर कह लेते हैं यूजफुल तरीका है चीज़ों को मेज़र करने का, उसको एक अकाउंटेबल बनाने का, उसका मैट्रिक सेट करने का। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इस स्टैंडर्ड में कुछ कंट्रोल डायग्राम्स भी दिए हुए हैं लास्ट एनेक्शर्स में। ठीक है, तो इस पे वर्क करना है हमें। तो अपना प्रोसीजर में कंफॉर्मेंस विद कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गया, और रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, अ, साथ ही साथ प्रोसीजर में हमें डालना है करेक्टिव एक्शन को कैसे डॉक्यूमेंट करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कैसे करनी है हमें, ये भी हमें इंक्लूड करना है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट निकल के आता है जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है और उससे
में जो रिकॉर्ड जनरेट होने हैं उसकी भी हमें प्रोसीजर में एलपीए के इंक्लूड करना है। साथ ही साथ एलपीए में हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है, जैसे कि प्रोसेस प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट क्या है हमारे पास एलपीए की, उसको भी हमें इसमें रेफरेंस में ऐड करना है। और शेड्यूल के टेम्पलेट्स क्या हैं, जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं एलपीए के, चेक शीट के टेम्पलेट्स क्या हैं हमारे पास, रिपोर्टिंग के टेम्पलेट्स क्या हैं, तो इनके भी रेफरेंस हमें हमारे पास होने चाहिए। जो इसके रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स हैं उनका भी रेफरेंस हमें इस एलपीए के प्रोसीजर में रखना है। और ये जो एलपीए का प्रोसीजर होना चाहिए वो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए मैंने अदर स्टैंडर्ड्स में बात कही है मैनेजमेंट सिस्टम के, आप वहाँ से कंट्रोल क्या होता है आप समझ सकते हो। अ, और ये टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव होना चाहिए कंट्रोल कॉपी, और ये एक्सेसिबल होना चाहिए एलपी के सारे टीम मेंबर्स को अलग अलग लेवल्स में, जैसे कि उनको जब जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वो है स्टेक होल्डर बाई इन की बात होती है। सो ये एक तरह से एक बाइंडिंग रिक्वायरमेंट है एलपी के रिस्पेक्ट में, जिसमें सारे जो मेंबर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एलपी के, वो कमिट करते हैं कि वो जो रिक्वायरमेंट है एलपी के प्रोसीजर्स की, प्रोसेस की, उसको वो फॉलो करेंगे, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करेंगे, करेक्टिव एक्शन को प्रॉपरली डेवलप करेंगे, जो भी एक्शन हमें लेने हैं करेक्टिव और प्रिवेंटिव उसको प्रॉपरली डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अ, और साथ ही साथ विद इन टाइम जो भी उसके ड्यू डेट्स हों, टारगेट डेट्स हों, उसमें उसको मैच करेंगे। और जो भी प्रोसेस ओनर हैं, अदर मैनेजमेंट के लोग हैं या मैनेजर्स हैं, प्लानिंग की टीम मेंबर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के पर्सनस हैं, वो इसके पार्ट होंगे। और ये चीज़ें सभी को क्लियर होना चाहिए कि अगर ये बाई इन नहीं होगा तो जो लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट है उसका जो असली बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाएगा। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है डिप्लॉयमेंट का। अभी तक हमने प्लानिंग की बात कर ली है एलपीए के रिस्पेक्ट में सारी। अब हमारा नेक्स्ट क्लॉज है डिप्लॉयमेंट, सीक्यूआई 8 का, और ये फोर्थ क्लॉज है। डिप्लॉयमेंट में जो पहला पॉइंट है इसमें एचओसी टीम की बात होती है, एलपीए चेक शीट की बात होती है, प्लानिंग टीम की बात होती है। प्लानिंग टीम में एरिया मैनेजर इनटू एलपीए डिप्लॉयमेंट, एलपीए वेरिफिकेशंस की बात होती है, सिमिलर प्रोसेस एरिया की बात होती है, सिमिलर क्वेश्चंस की बात होती है, बेस क्वेश्चन इंप्रूविंग केपीआई की बात होती है, टीम वर्कशॉप की बात होती है, टारगेट केपीआई मैट्रिक्स की बात है, ऑडिट चेक शीट क्वेश्चंस की बात है, ट्रेनिंग कम्युनिकेशन की बात है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एचओसी टीम की बात होती है कि एक एचओसी टीम में फॉर्म करनी है जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी, ठीक है। जब भी हम वो बात करेंगे कि जब जो हमारा एलपी का प्रोसेस डेवलप किया है हमने, कोई पर्टिकुलर एरिया है उसको अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए हमें एचओसी टीम बनानी पड़ेगी जो कि एक ओवरऑल गवर्न करेगी, मैनेज करेगी उसके एडाप्शन को, ठीक है। साथ ही साथ प्रोसेस स्पेसिफिक एलपीए चेक शीट जो है ये एचओसी टीम प्रोवाइड कराएगी अपनी टीम को एलपीए के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ स्टैंडर्ड ये भी कहता है
कि जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है उसको कंसिस्टेंसी और एक वाइडर नॉलेज एलपीए के लिए प्रोवाइड कराना है। और वो तभी हो सकता है जब हमारे पास एक एलपीए की चेक शीट हो, प्रोसेस स्पेसिफिक। ठीक है। और जो इम्प्लीमेंटेशन है इन सारी चीज़ों का, जब एरिया मैनेजर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, तभी जो और अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तब हमें एक मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो हम एलपीए का ले सकते हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड में जो की पर्सन्स की बात करता है इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में, वो है मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना चाहिए वो एरिया या प्रोसेस मैनेजर होंगे, साथ ही साथ एसोसिएट उसके जो कि उस पर्टिकुलर वर्क एरिया में काम कर रहे होंगे। इसके बाद जो एलपीए वेरिफिकेशन की जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आ, वो और निकल के आती है, जिसमें कि उस प्रोसेस की यूनिकनेस है। ठीक है। सो यहाँ स्टैंडर्ड में जो है क्वेश्चंस की बात कह रहा है, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन की बात स्टार्ट हो जाती है डिप्लॉयमेंट से। तो जो एलपीए का जो हम प्रोसीजर डेवलप कर रहे हैं, वो बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड है कि हमें क्यों, हम पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि हम क्यों एलपीए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के माइंडसेट से चीज़ों को अब हमें यहाँ से डिप्लॉयमेंट में देखना है। तो इसमें जो बात आती है कि हमें स्टिक रहना है जो हमारी केपीआईज हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी इम्प्रूवमेंट की, बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे अ, जिससे हम हेल्प कर सकते हैं, मतलब हेल्प ले सकते हैं फर्दर जो वेरिफिकेशन है उसको इन्हेंस करने के लिए। लेकिन हमें जो स्टिक रहना है या फिर हमें हमारा जो गोल है वो केपीआईज को इम्प्रूव करना है, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में कुछ कहता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमें, कुछ चीज़ों को कंसीडर करने के लिए कहता है। टीम एक टीम वर्कशॉप की बात कहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जो एलपी का हमने प्रोसीजर डेवलप किया है उसके ऊपर एक टीम वर्कशॉप हो, जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो भी टीम इन्वॉल्व है उनकी एक साथ उसके लिए अवेयरनेस के लिए, उसके बेनिफिट्स के लिए, उसके प्रोसीजर के लिए, उसके कंट्रोल्स के लिए, उसके रिकॉर्ड फॉर्मेशन के लिए, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशंस के लिए हम एक टीम वर्कशॉप करें। ठीक है। जिससे कि हमारा जो एलपीए इम्प्लीमेंटेशन है वो एक बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन का गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है। और जैसे मैं बता ही दिया टीम वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है। और साथ ही साथ इसी टीम वर्कशॉप में ही जो ऑडिटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी है। ठीक है, कि उनको ट्रेनिंग हमें क्या देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, जो है एलपीए इम्प्लीमेंटेशन टीम वर्कशॉप। इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, एलपीए ओवरव्यू, एलपीए मैनेजमेंट टूल एंड प्रोसीजर, टॉप मैनेजमेंट, encouragement, adequate resources, target KPI, metrics for improvement, KPI importance, level, improve and maintenance। ठीक है, तो यहाँ तक हम कवर करते हैं। सो जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है उसको एक हमेशा एक मतलब हमें जो एलपीए के ओवरऑल मैनेजमेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो टूल हमने डेवलप किए हैं, जिसमें हमारा प्रोसीजर है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, मैट्रिक्स हैं, हमारे मेजरमेंट हैं, वो सारी चीज़ों का हमें एक ओवरव्यू इम्प्लीमेंटेशन को टीम को देना है। ठीक है।
ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो फैमिलियर हो सके इंटेंट एलपीए को लेके। एलपीए का इंटेंट क्या है, मैकेनिज्म क्या है एलपीए का। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हो सके जो ये ओवरव्यू है उसमें अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है इसकी ट्रेनिंग में, इसके ओवरव्यू में, तो उससे एक इंकरेजमेंट मिलती है जिससे कि हम जो रेनफोर्स है एलपीए का वो बेटर हो सकता है, जिससे कि हमारा स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व, उसके लिए जो पर्टिकुलर एडिक्वेट रिसोर्सेज की नीड है वो बेटर हो सकती है। एडिक्वेट रिसोर्सेज की यहाँ पे इसलिए बात हो रही है कि हमें रिसोर्सेज में, जैसे आप मैनेजमेंट सिस्टम की स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में देखोगे मेरे, उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है कि रिसोर्सेज में क्या चीज़ें आती हैं। तो जो भी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं वो नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, कॉम्पिटेंसी हो, बिहेवियर हो, मशीन हो, इंफ्रा हो, इक्विपमेंट्स हो, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए मतलब अ, यहाँ पे बात कही जा रही है स्टैंडर्ड में कि जब टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा इस ओवरव्यू में, तो जो इनकरेजमेंट है टीम का वो बढ़ेगा, और हमें मतलब जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस है इम्प्लीमेंटेशन का वो बेटर होगा। ठीक है, इसके बाद जो बात हुई थी वो है टारगेट केपीआई मैट्रिक्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स की। तो इसमें जब हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो हमने ट्रेनिंग कर ली, तो उसके बाद बात होगी कि उनको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और जो परफॉर्मेंस मेजर हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट होना है या फिर हमें चाहिए, उसके बारे में उनके पास जानकारी हो। ठीक है, जिसके थ्रू वो ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं या परफॉर्मेंस मेजर हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। साथ ही साथ ये भी बात होती है कि हम इम्प्रूवमेंट के लिए तो बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो इम्प्रूवमेंट हमें अचीव हो जाता है, तो जब हम एलपीए को इंटीग्रेट करते हैं अपने सिस्टम में, डिप्लॉय करते हैं प्रॉपरली, तो जो परफॉर्मेंस लेवल है उस केपीआईज का वो हम इसी एलपीए के थ्रू मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यहाँ पे इस क्लॉज में ये चीज़ें कहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, वो है डेवलप ऑडिट चेकशीट क्वेश्चन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे मतलब जो एक तरह से कह लिए जो समरी है यहाँ से निकल के आती है एलपीए की। इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं वो हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेनेबल रिएक्शन प्लान विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोसेस, unwanted variation, general rule of thumb, specific and meaningful, risk aspects, cause mechanism, process, extent, frequently, aspects, impact, safety, error proving with last check. Avoid terms yes or no, objective criteria, day-to-day variation, not, not likely to vary. ठीक है, फिर है डिफाइंड पर्पस, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, वाई वैल्यू, रिएक्शन प्लान, क्वेश्चन फाइन ट्यूनिंग। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं डेवलप ऑडिट चेक शीट क्वेश्चंस में। सो जैसे मैंने पहले बताया कि क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में एलपीए को देखना है कि हम एलपीए को क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे वही डिफाइन करेंगे या फिर सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है एलपीए इम्प्लीमेंटेशन का, इन क्वेश्चंस को डिफाइन करना एलपीए चेकशीट में। और ये मतलब एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है कि क्यों ये क्वेश्चन जनरेट हुए हैं,
और उसके रिस्पेक्ट में हमारा रिएक्शन प्लान क्या होगा। ठीक है, इस तरह से चेक शीट को देखना है। तो पहला है क्वेश्चन, और सेकंड है एक्सप्लेनेशन, फिर है रिएक्शन प्लान। तो ऑडिट चेक शीट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी दिया है 3 कॉलम्स का। तो पहला उसमें जो कॉलम है उसमें क्वेश्चंस की बात की है, व्हाट, वेयर एंड हाउ टू चेक। सेकंड है एक्सप्लेनेशन, व्हाई द क्वेश्चन वाज सिलेक्टेड। ठीक है, फिर थर्ड जो कॉलम है वो है रिएक्शन प्लान, हाउ टू रिएक्ट इफ नॉन कन्फॉर्मेंस इज फाउंड। ठीक है, तो ये एक तरह से मैट्रिक्स है टोटल, और ओवरऑल सिस्टम को मेजर करने का तरीका है एलपीए की। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, इसमें एक अवेयरनेस भी होती है, और एक सेल्फ जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होती है, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करने का जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आप ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्यों, मतलब कहाँ पे ज़रूरत है चीज़ों को करने की, व्हाट, वेयर, हाउ टू चेक। ठीक है, प्रोसेस को, साथ ही साथ क्यों चेक करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अगर कोई नॉन कन्फर्मेंस आ रही है तो कैसे हमें रिएक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जो एलपीए चेक शीट है वो हमें ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये स्पेसिफिक प्रोसेस को ऑडिट करने के लिए बनाई है हमने। ठीक है, प्रोडक्ट को ऑडिट नहीं करना है इससे हमें, तो इसकी भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीम में। साथ ही साथ कोई अनवांटेड वेरिएशन हमें नहीं क्रिएट करना है जिससे हमारा लेंथी हो जाए वर्क या फिर कंफ्यूजिंग हो जाए। ठीक है, तो इसमें एक स्टैंडर्ड बात कहता है कि एक जनरल थम रूल ऑफ थम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई नहीं कर सकती हैं एवरीडे। तो इसके इसमें हमें एक जनरल रूल ऑफ थंब का यूज़ करना है, मतलब एक तरह से सजेशन है, एडवाइस है स्टैंडर्ड के थ्रू, कि हमें इस तरह का मतलब चेक शीट बनानी है जिसके थ्रू हमारे जो एलपीए है उसमें हमें 10 से 15 मिनट लगे एक एरिया को ऑडिट करने में, और और उसमें मैक्सिमम 5 to 15 क्वेश्चंस हो पर शिफ्ट एवरी डे। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उस केस में कुछ हमें एडिशनल टाइम और क्वेश्चंस हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हमें कोशिश करनी है कि इंडिविजुअल एरिया की ऑडिट करने में हमें 10 से 15 मिनट लगे, और उसमें 5 to 15 क्वेश्चंस हों। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात आती है वो है क्वेश्चन क्रिएशन की। ठीक है, सो एलपीए का जो फोकस है वो है वेरीफाई करना डिफाइंड प्रोसेस के कंट्रोल को, अ, कि वो सही जगह पे हैं कि नहीं, और सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं जैसा कि उनको बनाया गया है। और ये रियल टाइम में हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, और एलपीए जो हमें हेल्प करेगा एक स्नैपशॉट लेने में, कि एक्चुअली क्या चीज़ें हो रही हैं और जो क्या एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, और उसे हमें कंपेयर करना है। और ये जो जो भी क्वेश्चन हमने बात करी है अभी, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए जिस भी प्रोसेस को हम ऑडिट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें जो रिलेवेंट रिस्क हैं, एफएमईए के लेके, एडी को लेके, कस्टमर कंसर्न को लेके, कंट्रोल प्लान या एरर प्रूफिंग वेरिफिकेशन को लेके, उनको भी हमें ध्यान में रखना है जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएं एलपीए के चेक शीट के। ठीक है, तो हमें जो रिस्क लेवल है उनको भी ध्यान में रखना है, कहीं पे ऐसा ना हो कि कंट्राडिक्टरी हो जाए, या फिर हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं या फिर ऐसा मैट्रिक्स डेवलप कर रहे हैं जिससे हमारा जो रिस्क लेवल है वो किसी भी तरह की हो सकता है, मतलब हमारा आउटपुट को लेके हो सकता है, या
परफॉर्मेंस को लेके हो सकता है, ओवरऑल एफिशिएंसी को लेके हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आने लगे का हमें ध्यान रखना है, रिव्यू करना है रिस्क एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। साथ ही साथ जो कॉज मैकेनिज्म है अ, और आइडेंटिफाई करना है हमें रिस्क को, वो इन मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट या फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया, एक्सेलेंट इनपुट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे रिस्क के और कॉज मैकेनिज्म के, तो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो बेटर हो सकता है और हम उसको बेटर बेटर तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं एलपीए के थ्रू। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में कुछ रिकमेंडेशन दिए हुए हैं जब भी हम चेक शीट को एलपीए के डिप्लॉय करेंगे। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि किस एक्सटेंट तक जो प्रोसेस के एलिमेंट हैं या फिर जो भी सेटिंग्स हैं उसकी वो वेरी कर रही हैं। उसके बाद बात होती है कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें जो प्रोसेस के एलिमेंट्स वेरी कर रहे हैं। और उसके बाद बात होती है कि जो प्रोसेस एलिमेंट है वो कहाँ तक मतलब जो है लीस्ट रोबस्ट है, मतलब ठीक है, मतलब उनकी रोबस्टनेस में कहाँ पे वेरिएशन आ रहा है या फिर सबसे कमजोर पॉइंट कहाँ पे आ रहा है उस प्रोसेस का, इस तरह से इस चीज़ को देखना है। ठीक है। और इसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या है, जब इतनी सारी चीज़ें बात करी हमने, एक्सटेंट की बात करी, फ्रीक्वेंसी की बात करी, फिर लीस्ट रोबस्ट की बात करी, तो फिर हम उसे देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या है उससे हमें दिख रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट सेफ्टी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पे भी आ सकता है, तो हमें वो भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और अगर कोई एरर प्रूफिंग है हमें अ, जिसके मतलब हमें निकल के आ रही है, मतलब कोई डिवाइस है उसकी जो फंक्शन है वो इफेक्टिव नहीं है, तो उसकी एरर प्रूफिंग को क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो लास्ट कब कैलिब्रेट हुआ था, कब चेक हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब अपने जो चेक शीट हमें बनानी है उसमें हमें कंसीडर करनी है और हमें इससे मतलब हेल्प मिलती है उसको इन्हेंस करने के। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में ये भी बोलता है कि जो एलपी के चेक शीट हो, क्वेश्चंस हो, उसमें कुछ टर्म्स को अवॉइड करना है, जैसे कि प्रॉपर, करेक्ट, एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये सारे वर्ड्स को वेरीफाई करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जब इनके रिस्पेक्ट में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन या फिर टॉलरेंस नहीं होंगे जिससे हम उसको सेट कर पाएँ कि हम कहें कि प्रॉपर है या फिर करेक्ट है या एक्यूरेट है या फिर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, क्योंकि हम बेटर यहाँ पे बेटरमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इन्हेंसमेंट चाहते हैं जो हमारा परफॉर्मेंस है, तो ये हमारे लिए एक तरह से कंस्ट्रेंट हो जाते हैं ये सारे वर्ड, प्रॉपर, करेक्ट, एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट। इसलिए इन वर्ड को अवॉइड करना है हमें। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को फॉर्म करने में। और साथ ही साथ जब हमने क्वेश्चन फॉर्म कर लिए हैं तो उसके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो यस और नो में होने चाहिए। यस का मतलब कंफर्मिंग है, नो का मतलब नॉन कंफर्मिंग है। और जब भी हम एलपी के क्वेश्चंस को आंसर करें तो उसमें ऑब्जेक्टिवली हमें देखना है, क्राइटेरिया जो है ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया कि स्टैंडर्ड में मशीन सेटिंग की बात की है, वर्क इंस्ट्रक्शंस की बात की है, ठीक है, एरर प्रूविंग वेरिफिकेशन की बात की है, स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात की है। ठीक है। तो हमें जब भी हमारा कोई कन्फर्मेंस यस और नो के फॉर्म में आ रहा है तो उसको हमें
इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है जो अभी मैंने बताया चीज़ें। ठीक है, कि हम हमारा कन्फॉर्मेंस अगर नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है तो हम इनको रिलेट कर सकें अपनी जो मशीन सेटिंग है, वर्क इंस्ट्रक्शंस है, एरर प्रूफिंग वेरिफिकेशन है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उससे। साथ ही साथ जो हमारा एलपी का वेरिफिकेशन है वो हमारा डे टू डे वेरी कर सकता है। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका हमारा क्वालिटी पे डायरेक्टली इम्पेक्ट तो है ही है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रख के चीज़ों को सोचना और करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो ह्यूमन एरर की बात आती है। ठीक है, क्यों वेरी आता है? मशीन तो सेम परफॉर्म करते हैं, मतलब जब उसमें जो कमियां हैं वो मतलब एक टाइम के बाद ही आ सकती है। मतलब हो सकता है कि हम 15 डेज में, 20 डेज में, या फिर जैसा भी जितना भी उसका यूज़ है, उसका कंजप्शन है, जितना भी वॉल्यूम ऑफ वर्क है उस पर डिपेंड करेगा कि मशीन या इक्विपमेंट में कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आ रही है या फिर एरर की रिक्वायरमेंट आ रही है। लेकिन जो ह्यूमन है उसमें डे टू डे ये वेरिएशन आ सकता है। तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है। ठीक है, तो वहाँ पे अ, हमें वेरीफाई करना है कि मतलब कि एरर प्रूफ को कैसे, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेनर मतलब जो वर्कर है वो ट्रेंड है कि नहीं। हमें ये वेरीफाई करना है एलपीए के थ्रू कि जो ऑपरेटर ने जो लास्ट टास्क परफॉर्म किया था वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग था कि नहीं था। जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं या फिर वर्क इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब समझना कि हमें वेरीफाई क्या करना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल था कि हमें ट्रेनिंग नहीं वेरीफाई करनी है वर्कर की, उसने किस तरह से चीज़ों को किया वहाँ पे। ठीक है, जिसके वजह से नॉन कन्फर्मेंस आया, उसके रिस्पेक्ट में हमें एक्शन लेना है और करेक्टिव एक्शन करना है उसमें। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट स्टैंडर्ड कहता है कि कोई कमी आ रही है तो कोई पर्टिकुलर क्वालिटी अलर्ट है जो पोस्टेड है वर्क साइट पे। ठीक है, तो वो हमें नहीं चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि वो जो वर्क इंस्ट्रक्शन है उसको वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक्सक्यूशन में वर्कर। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इसमें है कि अगर कोई चीज़ है, मतलब कैलिब्रेशन जैसे मैंने अभी बताया, या कोई ट्रेनिंग स्टेटस है या फिर कोई अवेयरनेस है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो वेरी सडनली कर जाए। ठीक है, तो वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन एलपीए में नहीं करती है, इसका ध्यान में रखना है। तो हमें जो मतलब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है वर्क का उस पर फोकस रहना है कि वो जो भी वर्क इंस्ट्रक्शंस था, ट्रेनिंग था, उसकी वजह से वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है स्क्रैप का स्टैंडर्ड में कि कोई जो हमारा मतलब ऑपरेटर्स की टेक्निक थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से स्क्रैप जनरेट हुआ। ठीक है, प्रोसेस में। तो वो टेक्निक जो है उस पर हम कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं उसको टेक्निक को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ये सारे पॉइंट्स थे हमारे क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन की। तो हमने अभी तक क्वेश्चन क्रिएट कर लिए, अब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की बात आती है जो वाई का पार्ट था। ठीक है, जो हमने मैट्रिक्स डेवलप की थी इनिशियली, पहले में हमने
क्वेश्चंस थे हमारा, सेकंड में एक्सप्लेनेशन था, थर्ड में हमारा रिएक्शन प्लान था। तो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया, फर्स्ट जो कॉलम था क्रिएशन का क्वेश्चन के। फिर है जो हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशन है, उसमें हम कवर करेंगे सेकंड जो हमारा कॉलम था एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ आती है वो हमारा पहला है कि पर्पस हो, वो डिफाइंड हो, मतलब इंटेंडेड पर्पस हो हमारा, जिसकी वजह से क्वेश्चन जनरेट हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास डिफाइंड पर्पस हो क्लियरली, और उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हो हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जब एक पर्पस होगा, जो हमारा क्वेश्चन जनरेट हुआ है, और हम जो वाई की बात किए हैं अभी उसमें सेकंड कॉलम में, तभी हम वैल्यू जनरेट कर पाएंगे उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, और उसको रिलेट कर पाएंगे केपीआई से, कंट्रोल से और प्रोसेस से। ठीक है, और फिर हमारा जो लास्ट इसमें कॉलम था क्वेश्चन रिएक्शन प्लान, जो हमारा रिएक्शन है नॉन कन्फर्मेंस पे, कन्फर्मेंस में हमारा क्या रिएक्शन रहेगा, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड बात करता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट रिस्पॉन्स का। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स बहुत इम्पोर्टेंट है करेक्टिव एक्शंस के लिए, प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये है कि क्योंकि एक बहुत लार्ज वॉल्यूम में चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, सप्लाई चेन उसकी बहुत स्टैंडर्ड डेवलप्ड है, चीज़ों में वेरिएशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, जो भी पार्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, इसलिए सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रिएक्शन प्लान करें, जो भी हमें नॉन कन्फर्मिटी को क्लोज करना है, ठीक है, उसको कैसे फॉलो अप कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को हमें प्रॉपरली फ्रेम करना है। साथ ही साथ जो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो उसकी डाउन स्ट्रीम है उस प्रोसेस की, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारी प्रोसेस जो है वो इंटर रिलेटेड है, हम सप्लाई चेन में वर्क कर रहे हैं, एक उसका पर्टिकुलर फॉर्म है सप्लाई चेन का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स हो वो एक सही होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन फाइन ट्यूनिंग की एक बात आती है कि जो हमने पहले वॉट देखा, फिर वाई देखा, फिर हमने रिएक्शन प्लान किया, इनकी जो ट्यूनिंग है वो एक फाइन होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड कहता है। सो जब हम क्वेश्चंस हम डेवलप कर लेंगे, उसके रिएक्शन प्लान्स को डेवलप कर लेंगे, तो हमें फाइन ट्यूनिंग के लिए रिव्यू कराना है बाय प्लानिंग टीम इन क्वेश्चंस को, और टेस्ट करना है बिटवीन एक से दो ऑडिटर्स के बीच में, जिससे कि हम उनके फीडबैक के जरिए फाइन ट्यून कर सकें ओवरऑल जो रिजल्ट्स हमें इम्प्रूव करने हैं उसके रिस्पेक्ट में, और वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकें इन डिटेक्शन नॉन कन्फर्मिटी सिचुएशन, और साथ ही साथ उनको हैंडल करने में। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। यहाँ तक बात थी टीम वर्कशॉप की, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी ट्रेनिंग के थ्रू। नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। तो जो डिप्लॉयमेंट का नेक्स्ट क्लॉज है वो है ट्रेन द ऑडिटर्स। इसमें जो की वर्ड्स लिए हैं वो है नीड, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, इंटेंट एंड मैकेनिज्म, ट्रेनिंग कंटेंट, प्रैक्टिस, ऑडिट्स, मेंटरशिप, रिकॉर्ड। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, यहाँ पे कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है ऑडिटर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर्स या फिर वेरीफायर्स कह लीजिए, वो डिफरेंट लेवल्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं कंपनी के। ठीक है, वहाँ पे जो
मतलब ग्राउंड लेवल का स्टाफ है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट का employee है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, और सारे लोग अपने अपने एरिया में चीज़ों को वेरीफाई और ऑडिट कर रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट दी हुई है 10 ऑडिटर्स में। और तो स्टैंडर्ड कहता है कि कोई एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब उनको बस एक ओरिएंटेशन देनी है जिसमें इंटेंट और मैकेनिज्म जो ऑडिट की है कंडक्ट करने के लिए वो बतानी है, ठीक है। और जिसमें कि आपके कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगी एलपीए से रिलेटेड, वो कैसे मतलब मैनेज करना है वो बताना है, और हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है एलपीए मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट टूल का। साथ ही साथ हमें एक उनको प्रैक्टिस करानी है ऑडिट की, और साथ ही साथ जो उनके सीनियर लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एक मेंटरशिप उनको प्रोवाइड करानी है। और जो हमारा प्रैक्टिस शीट है, मतलब जो चेक शीट हमने बनाया है एलपीए का, उससे उनको अवेयर कराना है, जिससे कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट की उसको वो समझ पाएँ। और साथ ही साथ रिकॉर्ड कैसे फॉर्म होंगे उसकी भी उनको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको ओवरव्यू ट्रेनिंग में दे बतानी है ऑडिट करने के लिए, जिससे कि वो फर्दर एविडेंस जनरेट कर पाएँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ट्रेन द ऑडिटर्स में, ठीक है। उनको प्रैक्टिस करानी है ऑडिट्स की, उनको चेक शीट जो है एलपीए की उसके बारे में जानकारी करानी है, उनको रिकॉर्ड्स फॉर्म करने आना चाहिए जिससे एविडेंस वो जनरेट कर सके। जो ओवरऑल मैनेजमेंट है एलपीए का उसके बारे में उनके पास जानकारी हो। तो इतनी चीज़ें अगर उनके पास होंगी और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स जनरेट कर सकते हैं तो वो ऑडिट आगे कर लेंगे। तो इतनी बेसिक नीड है, ठीक है। कोई मतलब स्पेशलाइज ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत नहीं है, जो स्टैंडर्ड कहता है, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लॉज है कम्युनिकेट द एलपीए रोल आउट टू प्रोसेस एरिया। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एलपीए ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस ऑडिट, सक्सेस स्टोरीज। सो एलपीए रोल आउट जो है उसके प्रोसेस एरिया में कम्युनिकेट करना, ये डिप्लॉयमेंट का नेक्स्ट फेज है। सो इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, मतलब इसका ध्यान दीजिए, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आपके स्टाफ वर्क कर रहे हो अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, उनको कुछ स्पेशलाइज्ड या फिर अलग से काम नहीं करना है, उनको अपने वर्क इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है एलपीए की, और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और और इसमें सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन का ऑडिट नहीं हो रहा है, मतलब हम प्रोसेस की ऑडिट कर रहे हैं, और इसमें हम उनका चेक करेंगे कि उनकी टेक्निक क्या है, मशीन के पैरामीटर्स को चेक क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और प्रोसेस के एलिमेंट्स को वेरीफाई करेंगे जो कि ज़रूरी हैं क्वालिटी के लिए एंड केपीआईज के लिए। इस बारे में क्लियर कट कम्युनिकेशन हमें करना है सारे स्टाफ के साथ कंपनी के, ठीक है। तो इस तरह कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है उनके साथ। हमने जैसे कि कुछ इनिशियल प्रोसेस में डिप्लॉय किया था एलपीए को, जो हमारा मैनेजमेंट है एलपीए का, उससे जो चीज़ें निकल के आई, उस जो हमें इम्प्रूवमेंट मिली वहाँ से एलपीए को रन करने की वजह से, तो उससे उसकी जो सक्सेस स्टोरी है उसको हमें जो अदर हम जो प्रोसेस में डिप्लॉय करें एलपीए को, तो वहाँ की टीम के साथ उसको शेयर करना है, जिससे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो उस टीम में।
और उनको एक हेल्प मिले एलपीए को इस्टेब्लिश करने में अपने एरिया में। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लॉज था, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है कंडक्टिंग द ऑडिट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लॉज है स्टैंडर्ड का, फिफ्थ क्लॉज। सो हमने प्लानिंग कर ली, हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया, अब हम ऑडिट को कंडक्ट करने की बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है ऑडिट, क्वेश्चंस, रिएक्शन प्लान, लेयर्स, फ्रीक्वेंसी, सिग्निफिकेंस, शेड्यूल एंड रिकॉर्ड। सो हमने अभी तक ऑडिट के क्वेश्चन सेटअप कर लिए, रिएक्शन प्लान नॉन कन्फर्मेंस के कंडीशन में सेट कर लिए, ऑडिट की लेयर्स की बात कर ली। ठीक है, ऑडिट की फ्रीक्वेंसी हमने डिटरमाइन कर ली, ऑडिटर्स की ट्रेनिंग की बात कर ली। अब इतनी सारी चीज़ें बात हो गई हैं, तो उसके बाद हम आगे कंडक्ट करेंगे ऑडिट को। इसमें जो चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जो ऑडिट हो वो मतलब शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो, जो भी हमने शेड्यूल डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हो वो, और उसके जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हो वो जनरेट हो। ठीक है, और इसकी रिपोर्टिंग हो प्रॉपरली। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम ऑडिट के लिए जाएं और करें। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्टिंग द ऑडिट में, वो है कंडक्टिंग द ऑडिट्स एंड रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग। इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं, स्टेप्स टू फॉलो: शेड्यूल, चेक शीट, वेरीफाई, परफॉर्म, ऑडिट क्वेश्चन, करेक्शन, वर्सेट कंफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन प्लान, रिपीट इश्यूज, ओपन इश्यूज। अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ आपको। सो यहाँ पे कुछ मतलब स्टेप्स दिए हैं जो फॉलो करने के लिए कहता है स्टैंडर्ड, जब भी आप ऑडिट कंडक्ट करें। तो सबसे उसमें पहले है कि आपको एलपी की शेड्यूल्स को चेक करना है, जिसमें कि डेट, टाइम एंड प्रोसेस एरिया कवर होंगे। फिर उसके बाद जो एलपी की चेक शीट है उसको ऑब्टेन करना है आपको। ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। हाँ, उसमें पर्सन कौन इन्वॉल्व है, फिजिकल होनी है, और उसका लोकेशन क्या है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमें वो रिव्यू कर लेनी है चेक शीट को अच्छे तरीके से, जाने से पहले ऑडिट के लिए, और उससे हमें फैमिलियर हो जाना है उस क्वेश्चन से, उसके जो भी है उसमें मेंशन। अगर कोई क्वेश्चन में चेंज आया है तो उसको हमें वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अ, साथ ही साथ जो लेयर्स इन्वॉल्व हैं, अ, उसको हमें जान लेना है कि इसके साथ जो कंप्लीट लेयर्स हैं उसमें किस लेयर में हम जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई जो लेयर है वो ऐड तो नहीं हुई है। जो भी लेयर्स हमने एलपीए के अंडर आ रही हैं वो मतलब सारी करंट होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमें ऑडिट परफॉर्म करनी है वो अकॉर्डिंग हो जो एलपीए की हमारी चेक शीट है, और साथ ही साथ हमें कम्प्लीटली उसको फिल करना है, जो भी क्वेश्चन हमने उससे मेंशन किए हैं। अगर हमारा क्वेश्चन का आंसर यस है तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगर हमारा चेक शीट का जो आंसर है वो नो है, तो उस केस में हमें कन्फर्मेंस के लिए क्या एक्शन लेना है करेक्टिव, उसको हमें रिएक्शन प्लान में मेंशन करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारा रिएक्शन प्लान है उसमें हमने आइडेंटिफाई कर रखा होगा एक्शन प्लान, उसमें हमें मेंशन करना है जो अभी ऑब्जर्वेशन हमें नॉन कन्फर्मेंस के रिस्पेक्ट में दिखती है या फिर मिलती है। इन केस आपको लगता है कि ऑडिटर को लगता है कि वो जो नॉन कन्फर्मेंस है उसको ऑडिट के समय ही ठीक कर लिया गया है, उस केस में भी हमें उस
जो करेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है अपनी चेक शीट में। ठीक है। और फर्दर वो जो मैनेजमेंट के लिए हम समरी बनाएंगे उसमें भी उसको इंक्लूड करना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट हमारा स्टेप हो ऑडिट का, कोई हमें रिपीटेड इशू लग रहा है तो वो हमें एक सिस्टमेटिक इशू की तरह काउंट करना है और उसको हमें प्रॉपरली एड्रेस करना है फर्दर। और नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जो आएगा ऑडिट में, कोई इशू था वो करेक्ट नहीं हो पाया, जो भी हमारा रिएक्शन प्लान था उसके अकॉर्डिंग भी, तो हमें उसको ओपन रखना है या फिर पेंडिंग बताना है फर्दर करेक्टिव एक्शन के लिए। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा ऑडिट को करने का। इस तरह से हमें ऑडिट को कंप्लीट करना है। ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज आता है कंडक्टिंग द ऑडिट में, वो है ऑब्जर्वेशंस एंड पर्सनल इंटरेक्शंस। इसमें है यूनिक अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूवमेंट, overlooks and encouragement, cohesive environment, people's effort, positive feedback, good manufacturing practice, continuous improvement। अब हमने ऑडिट कर ली। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बात हो रही है वो ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, पर्सनल इंटरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम ऑडिट और वेरिफिकेशन की बात करते हैं। अ, किसी भी आप फील्ड में वर्क कर रहे हो, ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक मतलब एक माइंडसेट है, एक स्किल कह लीजिए आप, स्किल है जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अ, जैसे कि हम लोग भी ऑडिट के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, एडवाइसिंग के लिए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे हमारा स्किल सेट, हमारी कॉम्पिटेंसी, हमारी नॉलेज को जज किया जाता है क्लाइंट एंड पे। ठीक है। तो विद टाइम इस चीज़ को मैंने भी बहुत इन्हेंस किया है ऑब्जर्वेशंस के लिए कि हमारे ऑब्जर्वेशंस अच्छे होने चाहिए जब भी आप कोई असेसमेंट करो। ठीक है। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उससे हमारे की इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं। होता क्या है कि जब जैसे कि एक रेगुलर जो एक इंडिविजुअल है, एक पर्सनल है जो एक पर्टिकुलर लेवल में एक वर्क कर रहा है एक डिसिप्लिन में, उससे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करता है ओवरलुक, लेकिन जो कभी सेकंड कोई आउटसाइडर ऑडिट करने के लिए आता है, आउटसाइडर मतलब दूसरे डिसिप्लिन में है या फिर दूसरे लेवल में है या फिर कोई थर्ड पार्टी है, तो वो जब चीज़ों को ऑडिट करता है तो वो उसके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो अलग तरह से निकल के आते हैं और वो बहुत हेल्प करते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने में और एक बेटर अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है। अ, जो भी हमारी क्वेश्चनिंग है, चेक शीट है एलपीए की, उसके रिस्पेक्ट में। और इस तरह के सिनेरियो में स्टैंडर्ड एनकरेज करने की बात करता है कि अगर कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशंस निकल के आ रहे हैं तो हमें कंपनी को इनकरेज करना है कि जो चेक शीट है एलपीए की उसमें उसको ऐड करें। ठीक है। साथ ही साथ जो ऑडिट है उसका ये बेटर है कि एक हमारा कोहेसिव इन्वायरमेंट निकल के आता है। कोहेसिव इन्वायरमेंट, कोहेसिव एक वर्ड है जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। एक वर्ड है एडहेसिव, एक है कोहेसिव। कोहेसिव मतलब जब अ, एक टीम वर्क कर रही हो सिमिलर, मतलब एक कंपनी की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे कोहेसिव की बात होगी। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो उससे जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं इंडिविजुअल्स में, तो उससे चीज़ें शेयर होती हैं, चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, कुछ चीज़ें आंसरेबल होती हैं, कुछ एविडेंस मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से एक मतलब एक बॉन्ड बनता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में। तो ये सारी चीज़ें कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जिससे हमारा कंपनी के अंदर एक बॉन्ड
स्ट्रांग होता है। ठीक है। साथ ही साथ हमें इसमें हेल्प करनी चाहिए जो पर्सनल इंटरेक्शंस हैं उसमें, ये इसी जो ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनकेस कोई नॉन कन्फॉर्मेंस हमें मिलता है और कोई ऑब्जर्वेशन इस तरह की मिलती है एलपीए के ऑडिट के थ्रू, तो हमें जो पीपल के एफर्ट है, जो भी वर्कर वहाँ पे इन्वॉल्व है, जो भी पर्सनल इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर वर्क फील्ड में, हाँ तो उसको इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज करना चाहिए। हाँ, कि वो उसने जो स्टैंडर्ड है वर्क का या फिर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको इस तरह से अच्छे से फॉलो किया कि इनमें कोई नॉन कन्फर्मेंस नहीं आई है। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव फीडबैक हमें देना चाहिए इंडिविजुअल्स को जिसके साथ भी एक ऑडिटर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। जिससे कि वो एक रेनफोर्समेंट का काम करेगा, जो कि हमें एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की तरफ लेके जाएगा और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जो मोटिवेशनल ड्राइव है उसको इन्हेंस करेगा। इस तरह से पॉजिटिव फीडबैक, पीपल्स रिपोर्ट के इंकरेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक तरह से, आप ऑडिट के साथ साथ इन चीज़ों को आप जब करेंगे तो ओवरऑल जो कंपनी की एक परफॉर्मेंस लेवल है, इफेक्टिवनेस है चीज़ों को लेके, अपने प्रोसीजर्स, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जो ज़रूरतें हैं उसमें एक इन्हेंसमेंट मिलता है। तो ये ऑडिट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है आपके पास, और आप इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अपने वर्क को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात थी ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल इंटरेक्शन की बात। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्लॉज पे, जो है टॉप मैनेजमेंट रिव्यू एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ एलपीएज। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टॉप मैनेजमेंट एलपीए रिव्यू, प्लान्ड इंटरवल्स, reviews reinforce focus, quick adjustments, working well, KPI improvement, evidence should regular, standardized assignment, verification, data or metrics, outcomes, barrier removal, prioritize resources, expand LPA, reassess targets, document results। तो ये सारी चीज़ें आती हैं टॉप मैनेजमेंट के एलपीए रिव्यू में। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जो रिव्यूज़ हैं एलपीए की वो प्लान्ड इंटरवल्स में होना चाहिए, और ये जो रिव्यूज़ है वो रेनफोर्स करेंगी एलपीए को स्ट्रॉन्ग फोकस करने में। मतलब जो अगर हम रिव्यू टाइमली करेंगे, मतलब प्लान्ड मैनर में करेंगे, तो एलपीए को हमारा जो फोकस है एलपीए को लेके वो इन्हेंस होगा। और साथ ही साथ जो कुछ हमें अगर एडजस्टमेंट करने हैं एलपीए की प्रोसीजर्स में, मैट्रिक्स में, तो वो हम क्विकली कर सकेंगे। ठीक है। साथ ही साथ क्या सही तरीके से चीज़ें हो रही हैं प्रोसेस में, एरिया में या पर्टिकुलर फंक्शन में, क्या चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही हैं उसके बारे में हमें जानकारी रहेगी। ठीक है। और कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं एलपीए को, जिससे कि हमारा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो हम इम्प्रूव कर पाएँ। और यही रिव्यू हमें हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रोवाइड करने में। फर्दर हम जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करना है, जहाँ पे हमें कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिव्यूज मतलब हमें हेल्प करेगी आगे चल के। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में कुछ एलपी के रिव्यूज के कुछ की पॉइंट्स दिए हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें है एक रेगुलर ऑपरेशनल क्वालिटी रिव्यू मीटिंग की बात कही है। ठीक है।
तो ये जो रिव्यू मीटिंग्स होती हैं कंपनी के मैनेजर रिव्यू मीटिंग, उसमें इसको रेगुलरली ऐड करना चाहिए हमें एलपीए को की रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हैं हमारी। साथ ही साथ जो स्टैंडर्डाइज एजेंडा है उसको ऐड करना चाहिए। और हमारा कोई लास्ट रिव्यू का एक्शन था तो उसकी हमें इफेक्टिवनेस को हमें रिव्यू करना है। ठीक है। साथ ही साथ जो डेटा और मैट्रिक्स हैं उनको रिव्यू करना है, जिसमें कि एलपीए की मैट्रिक्स है आती है, ऑर्गेनाइजेशन की केपीआईज आती हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं उससे रिलेटेड, रिपीटेड इश्यूज हैं, एलपीएस अपडेट्स हैं, रिव्यूड हैं, जिससे कि हमारा इंटरनल इशू, कस्टमर के कुछ कंसर्न्स हैं, उन सारी चीज़ों को हमें रिव्यू करना है। कोई फर्दर हमने कोई एक्शन डेवलप किया है किसी एड्रेस को इशू को एड्रेस करने के लिए, या फिर कोई कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का पॉइंट निकल के आया है डाटा रिव्यू से, उसको भी हमें रिव्यू में ऐड करना चाहिए जो टॉप मैनेजमेंट करेगा एलपी के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ कोई असाइंड एक्शन है जिसमें कि इंडिविजुअल की ओनरशिप या फिर कोई डेडलाइन थी, तो उसको भी हमें टॉप मैनेजमेंट के जो रिव्यू है एलपी के उसमें ऐड करना है। फिर स्टैंडर्ड बात करता है आउटकम्स की, जो मैनेजमेंट रिव्यू कर रहा है एलपी के ऊपर, तो उसमें हमें सबसे पहला जो पॉइंट है स्टैंडर्ड कहता है कि जो बैरियर्स हैं उनको हमें रिमूव करना आउटकम्स में मैनेजमेंट रिव्यू के। ठीक है। साथ ही साथ रिसोर्सेज जो है उनकी प्रायोरिटाइजेशन पे ध्यान रखना है, जिससे कि हमें जो वैल्यू हमें मिली है एज अ अपॉर्चुनिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। और आउटकम्स में ये भी चीज़ हो सकती है कि हमें जो एरिया है एलपीए का उसको अगर हम एक्सपेंड कर सकें, उसको भी हमें एज आउटकम देखना है। साथ ही साथ जो टारगेट्स हैं उसको रीअसेस कर सकें अगर हम आउटकम के माध्यम से, जिससे फर्दर हमारा जो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है एलपीए का वो अचीव कर पाएँ हम, उसको आउटकम में हमें देखना है। और हमें हमारे क्या डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे इससे कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ एलपीए। ठीक है, तो उसको मेंटेन करना है। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एड्रेस नहीं कर रहे हैं प्रोसेस से जो भी वेरिएशन हो रहा है एरिया में, वर्क एग्जीक्यूशन में, डिसिप्लिन में। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक वीकनेस का वर्क करेगा, वो हमारे लिए वीकनेस है एलपीए में। तो हमें इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह क्वेश्चन ना हो जो डायरेक्टली एड्रेस ना करें वेरिएशन को। फिर फर्दर एक वीकनेस है कि हमें जो ऑपरेटर हैं जो हमारा ग्राउंड पे वर्क कर रहा है उसको हम फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, हमने ऑडिट कर लिया, सब कुछ कर लिया, उससे उसकी चीज़ें वेरीफाई कर ली, रिकॉर्ड कर ली, रिजल्ट्स एनालाइज कर लिया, लेकिन हमें उसे फीडबैक भी देना है। ठीक है, नहीं तो वो भी वीकनेस पे काउंट होगा। और फर्दर बात होती है कि नॉट ग्राउंडेड की डेली रूटीन्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एलपीए की हमें अपने डेली रूटीन्स में ऐड करना है। ठीक है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो या आउट ऑफ द योर जॉब डिस्क्रिप्शन कर रहे हो। जो भी वर्क एक्सक्यूशन होते हैं ऑपरेटर्स के, उनके मैनेजर के थ्रू, उनके सुपरवाइजर के थ्रू, तो वो डे टू डे चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई चेक करते हैं। लेकिन ये जो एलपीए है इस एक सिस्टमेटिक तरीका है चीज़ों को वेरीफाई करने का, ऑडिट करने का, रिकॉर्ड जनरेट करने का। तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ें वर्ड यूज़ करा है, नॉट नॉट ग्राउंडेड इन डेली रूटीन। तो ये चीज़ें मतलब डे टू डे होनी चाहिए और
डे टू डे एक्सक्लूड होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है, नहीं तो ये वीकनेस भी काउंट होगी। साथ ही साथ किसी डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उसको हम मतलब डिटेल में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रूट कॉज का पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कोई नॉन कन्फॉर्मेंस आई है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना ये है कि जो डिसिप्लिन प्रॉब्लम है उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करें, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें उसके थ्रू, और फर्दर हम नॉन कन्फॉर्मेंस पे एक्शन ले सकें, अपनी वीकनेस को दूर कर सकें। इसके बाद जो बात आती है इसमें लास्ट, वीकनेस में, या फिर हमें एज अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करनी चीज़ों को, उसमें है नॉन डायनेमिकली एसेसिंग रिस्क। ठीक है, सो रिस्क फाइंड आउट करने के लिए कई तरीके हैं, FMEA है, ठीक है, कस्टमर स्कोर बोर्ड है, KPI है, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो जो भी रिस्क है उसको हम एक कंप्लीटली मैट्रिक के फॉर्म में चेक करना है, इससे सारी प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से सारे लेयर्स इंटर रिलेटेड हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें रिस्क है उसको असेस करना है डायनेमिकली, और जो करंट वर्जन के टूल हैं, वो FMEA हो या फिर कस्टमर स्कोर बोर्ड, स्कोर कार्ड हो, KPI हो, सारे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको टेक ओवर करना है, और उन सारी चीज़ों को भी हमें जो डायनेमिक हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो भी मैंने बात करी, उनको भी हमें LPA में इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ तक जो LPA की रिक्वायरमेंट्स थी प्रोवाइड की हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड में कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ LPA, जिस LPA क्या है और क्या नहीं है, तो मैंने अभी तक जितनी चीज़ें बताई हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उस पर अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ कंट्रोल डायग्राम्स दिए हैं, RASIC के दिए हैं। ठीक है, वो फॉर्मेट्स एक डिटेल डिस्कशन है, आफ्टर डिटेल असेसमेंट और सिस्टम डिफाइन हो सकते हैं, या फिर उस पर एडवाइस भी कर सकता है। और इसके बाद बात है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट बाय लेयर की बात है, उसके लिए कंट्रोल डायग्राम दिया है। फिर ऑडिट शेड्यूल प्लान करने के लिए एक डायग्राम दिया हुआ है, कंट्रोल चार्ट। और फिर एक चेक शीट है, उसके लिए भी एक कंट्रोल प्लान दिया हुआ है। फिर लेयर प्रोसेस ऑडिट रिजल्ट को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए कंट्रोल डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सो ये हेल्प करेगा आपको कंट्रोल डायग्राम को एक टेम्पलेट की तरह, कि आपको इस तरह का बनाना है। लेकिन ये आपकी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा ये कैसे बनती है। तो ये डिटेल वर्क का वर्क है, आपको इसमें एडवाइस चाहिए या फिर कंसल्टेंसी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें थी इस स्टैंडर्ड में, CQI 8 प्रोसेस लेयर प्रोसेस ऑडिट्स में। ठीक है, यहाँ तक मैं कंप्लीट करता हूँ, और यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन क्लोज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।